जैसा कि मित्रों जीडीपी पढ़ रहे थे, तो जीडीपी में मैंने आपको 2 तरीके से बताई थी, नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। जब देखो किसी देश की आर्थिक व्यवस्था होती है तो वहाँ पर जो डी जीडीपी की जो गणना की जाती है, वो बेसिकली देखी जाए तो एक नॉमिनल और रियल जीडीपी के आधार पर निकालते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है, वो मार्केट प्राइस के आधार पर डिसाइड की जाती है कि वर्तमान में मार्केट का जो मूल्य संकेतक है, वो कितना है, राइट? तो उसके आधार पर जब जीडीपी निकालते हैं, ओके, तो उसके आधार पर जब जीडीपी निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मार्केट का जो प्राइस होता है, उसमें जो वस्तुएं होती हैं, उसके जो मूल्य होता है, तो उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि वर्तमान का जो जो मार्केट के आधार पर जो नॉमिनल जीडीपी निकलती है, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो कन्फर्म डिसाइड नहीं हो पाती है। रीजन क्यों? क्योंकि जो मार्केट से जब नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जानते हो कि कोई अगर वस्तु है, तो वस्तु का आप जानते हो जो उत्पादन है, सॉरी, उसका जो मार्केट में जो मूल्य होता है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप नेक्स्ट वर्ष अगर देखोगे, तो वो मूल्य जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे पिछली वर्ष चीनी अगर 40 रुपए थी, तो अगले वर्ष हो सकता है वो 42 भी हो सकती है, हो सकता है वो 35 रुपए भी हो सकती है। तो ये जो मार्केट प्राइस का जो मूल्य है, ये डिपेंड करता है मांग और सप्लाई के आधार पर कि वहाँ पर कितनी मांग है, ओके, वहाँ पर कितनी मांग है। तो इससे अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, इससे अगर आप जीडीपी को क्लियर बेस निकालना चाहते हो, तो आप नहीं निकाल पाते हो। लेकिन आप जानते हो जो रियल जीडीपी होती है, तो रियल जीडीपी अगर आप देखोगे, तो वो एक बेस आधार उसका रखा जाता है। तो उस बेस पर जो वस्तुओं और जो उनका वस्तुएं और जो आपकी सेवाएं थी, तो उनका जो मूल्य था, तो उस मूल्य के आधार पर वर्तमान में उसका किस प्रकार का मूल्य है, उस आधार पर उसको निकालते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो रियल जीडीपी होती है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो उसका एक आधार वर्ष क्लियर होता है, राइट? तो उस आधार वर्ष के तहत उसे निकालते हैं। जबकि नॉमिनल को तो हम ऐसे नहीं निकालते हैं। नॉमिनल जो जीडीपी होती है, वो वर्तमान के प्राइस को देखते हुए निकालती है कि वर्तमान में उसका कितना प्राइस है। तो वो प्राइस जो होता है, उसको अगर पिछले वर्ष की तुलना कंपेयर करोगे, तो वो क्लियर नहीं बैठता है, वो आगे पीछे हो भी सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रियल जीडीपी है, वो एक्चुअली में निकलती नॉमिनल जीडीपी से ही है। क्योंकि रियल जीडीपी को आप और बिना वर्तमान के मूल्य के कंपेयर किए आप जीडीपी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वर्तमान में जो वस्तुओं का मूल्य है, जो प्राइस है, उसके संकेतक के आधार पर ही हम रियल जीडीपी को निकालते हैं। और रियल जीडीपी में मैंने आपको बताया था कि एक वास्तविक जीडीपी होती है, और वास्तविक जीडीपी में अगर आप देखोगे, तो उस समय सुनना, उस समय जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ था, तो उस उत्पादन में, सुनना, उस उत्पादन में कितना उत्पादन हुआ था, उस उत्पादन के आधार पर कितनी लागत लगी, और लागत लगने के बाद वो मार्केट में किस प्रकार से उसको शेयर किया गया, तो उसके आधार पर आप जानते हो जो प्राइस निकलता है, जो प्राइस निकलता है, तो वो प्राइस आप जानते हो बेसिक आधार को मानते हुए वर्तमान में निकाला जाता है। तो फिर वही तो होती है रियल जीडीपी। ठीक है, वही होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी एक्चुअली में आप ऐसे कह सकते हो, एक वास्तविक वास्तविक जीडीपी होती है, जो देखा जाए तो एक उत्पादन के आधार पर निकालती है, और वो उत्पादन जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का होता है, राइट? वस्तुओं और सेवाओं का अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जब आप रियल जीडीपी को जब आप कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में आप जानते हो कि इसका एक आधार बेस रिजर्व किया जाता है। तो उसमें जो वस्तुएं और सेवाएं थी, जो वस्तुएं और सेवाएं थी, उनका उत्पादन कितना हुआ था, राइट? उसका उत्पादन कितना हुआ था। तो उत्पादन में आप जानते हो, जैसे बहुत सारा आप देखते हो कि गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, वस्तुओं का उत्पादन इतना हुआ, राइट? तो अलग अलग डिफाइन किया जाता है वास्तविक जीडीपी में उत्पादन के आधार पर। लेकिन आप जानते हो जब वही रियल जीडीपी जब आप मूल्य के आधार पर जब कैलकुलेट करोगे, तो वो उस बेसिक आधार जो डिफाइन किया जाता है उसी के क्लियर कट बैठता है, राइट? यानी कि जैसे आप मान लो कि रियल जीडीपी जैसे आप जानते हो कि निकालना है, ठीक है? तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि एक क्लियर बेस आधार डिफाइन किया जाता है कि आप 2011-12 ले लीजिए, चाहे आप इससे पिछला भी ले लीजिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, तो उसमें ये देखा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था की जो दर है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, ओके, कितनी वृद्धि हो रही है। तो इस वृद्धि को गणना करने के लिए आप जानते हो जीडीपी को कैलकुलेशन किया जाता है। तो जीडीपी को जब कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी को जब कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें आप जानते हो अलग अलग तरीके से उसका एक विवरण इकट्ठा किया जाता है। तो वह एक 3 विधियों के माध्यम से भी निकालते हैं, वो हम आके क्लियर करेंगे। लेकिन लेकिन बात ये आती है
कि वास्तविक जो जीडीपी होती है, वास्तविक जो जीडीपी होती है, वो एक्चुअली में अगर देखो जाए तो वो नॉमिनल जो जीडीपी निकालते हैं उसी के बेस पर होती है, समझ रहे हो, उसी के बेस पर होती है। बस अंतर इतना होता है कि रियल जीडीपी में जो वास्तविक जीडीपी निकालेंगे वो उसका एक बेसिक आधार होता है, राइट। और उस बेसिक आधार में जो वस्तुओं और सेवाएं जो उत्पादित की गई उनका मूल्य कितना था मार्केट में, समझ रहे हो, उनका मूल्य मार्केट में कितना था। अब उसका मूल्य जो मार्केट में था और उसी मूल्य को टारगेट करते हुए वर्तमान के मूल्य में हम जब उसका एक कंपेयर करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारी वास्तविक जो जीडीपी है वो रेयरली देखा जाए तो कम है कि ज़्यादा है, राइट। तो यह देखी जाती है। तो वास्तविक जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली एक बेसिक आधार को डिफाइन करते हुए निकलती है, जबकि नाम मात्र की जो जीडीपी होती है वो देखा जाए तो वर्तमान के मार्केट का प्राइस को देखते हुए निकलती है, राइट। तो उससे आप जानते हो क्लियर कट आप नॉलेज नहीं कर सकते हो, ना डाटा जुटा सकते हो, राइट। लेकिन उसी के बेस पर नाममात्र के बेस पर हम वास्तविक जीडीपी को निकाल लेते हैं। चलिए हम इसके विषय में बताते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझिए कि जो जीडीपी निकालते हैं, जो जीडीपी हम निकालते हैं, तो इस जीडीपी को निकालता कौन है, तो ये निकालता है आपका सीएसओ, राइट। सीएसओ का मतलब ये होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सेंट्रल और स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्चुअली में ये केंद्रीय, या हम ऐसे बोल सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके माध्यम से ये जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन आप जानते हो इसके साथ एक और एक संस्था होती है, उसका नाम है एनएसएसओ, राइट, एनएसएसओ। तो ये क्या है, नेशनल सर्वे एक सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो नेशनल सर्वे जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो किसके डाटा जुटाता है, तो ये जैसे बेरोजगारी है, श्रम शक्ति क्षमता है, इसके आंकड़े जुटाता है। तो आप जानते हो कि जब ये एनएसएसओ क्या करता है, अपने आंकड़े जुटाता है, जब हर वर्ष जैसे ये आंकड़े जुटाता है तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में कितनी श्रम शक्ति क्षमता है, यानी कि जो कार्यशील पूंजी है उसमें लगने वाले जो लोग हैं एक्चुअली वो कितने हैं, ठीक है। उससे इससे एक बेसिक चीज़ें निकल आती हैं कि हमारा जो जीडीपी है उसमें जीडीपी है तो उसमें आप जानते हो जितने कार्यशील या लगने वाले जो लोग होते हैं उसमें कार्यशील पूंजी के तहत जो काम करते हैं लोग, एक्चुअली उनको क्या किया जाता है, उनको उसमें ऐड कर लिया जाता है, राइट, किसमें, जीडीपी में। तो इसलिए जो एनएसएसओ होता है इसके जो आंकड़े होते हैं ये क्लियर करते हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर देश में कितनी श्रम शक्ति है, ठीक, कितनी श्रम शक्ति है, कितनी इसमें श्रम में लोग कार्य कर रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं। तो इससे संबंधित ये आंकड़े जुटाता है एनएसएसओ, राइट। जबकि सीएसओ क्या करता है कि ये जो जीडीपी होती है इसकी कैलकुलेशन करता है, राइट, जीडीपी होती है इसकी कैलकुलेशन करता है, राइट। तो अब बात ये आती है कि जैसे इसका फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होता है और ये किसके आंकड़े जुटाता है, जो जैसे श्रम शक्ति क्षमता, यानी श्रम शक्ति क्षमता का मतलब ये है कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, तो आर्थिक व्यवस्था में जो उद्योग हैं, ठीक है, तो उद्योग हैं या हमारे यहाँ पर जो भी श्रम करने वाले पारिश्रमिक लोग हों चाहे गवर्नमेंट लोग हों, तो उनकी क्या देखी जाती है, श्रम शक्ति देखी जाती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट, वो कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसके संबंध में आप जानते हो कि इसका एक बेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 15 साल से 59 साल के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच जो लाभांश होता है, ठीक है, जो लाभांश होता है एक्चुअली में ये 15 से 59 होता है। लेकिन आप जानते हो इसमें भी आप देखोगे ना तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 10% ही देखी जाती है, जबकि वर्ल्ड बैंक निकालती है भारत की जो 25%, ठीक है। जबकि भारत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके लिए आपको मैंने एक बताया था, आपको जो संस्था होती है तो संस्था के माध्यम से ही ये निकाला जाता है। तो ये 10%, और जबकि पुरुषों का देखा जाए तो 90% करीब होता है। लेकिन आप जानते हो कि इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है श्रम शक्ति में बहुत ही कम है, राइट। तो इसलिए आप जानते हो हमारे यहाँ पे जो श्रम शक्ति क्षमता है वो बहुत ही कम आती है। तो इससे जीडीपी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है,
राइट। अगर महिलाएं जितने पुरुष समानता है, जैसे 50% अगर पुरुष काम कर रहे हैं तो 50% अगर महिलाएं काम करती हैं, तो ये समझ लिए कि हमारी जीडीपी में 50 से 60% तक वृद्धि हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना देश विकसित हो सकता है। यहाँ पर जो महिलाएं जो हैं उनकी श्रम भागीदारी है वो बहुत ही न्यूनतम है। इसकी वजह से आप जानते हो हमारी देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें कमी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जितना लोग उसमें कार्यशील में लगेंगे उतना ज़्यादा हमारा देश में क्या है डेवलप होगा, और उतना ही ज़्यादा सरकार जो है उन लोगों पर टैक्स लगाएगी, और टैक्स से सरकार उतना ही राजकोष को उसको सरकार को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा सरकार क्या करेगी, डेवलप करेगी। तो इससे क्या है हमारे देश का विकास होगा कि नहीं। लेकिन आप जानते हो हमारे यहाँ पर इस चीज़ के लिए श्रम शक्ति क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर काम करती है, महिला सशक्तिकरण करती है, महिलाओं के लिए रोजगार देती है, महिलाओं के लिए अलग अलग अब शिक्षा एजुकेशन है, अलग अलग उसके स्कूल खुलाती है, उसके लेकर के सरकार के अलग अलग बहुत सारे काम कराती है, महिला समूह संगठन है। तो ये सरकार क्यों करा रही? इसीलिए करा रही है कि ताकि जो महिलाएं हैं वो अपनी श्रम शक्ति क्षमता को बढ़ा सकें। ठीक है, इससे क्या है कि इससे क्या है कि लोग काम करेंगे, ठीक, महिलाएं काम करेंगी तो निरंतर विकास होगा। लेकिन आप जानते हो महिलाओं का जो घरेलू कार्य होता है, तो घरेलू कार्य को जीडीपी में हम ऐड नहीं करते हैं, राइट। जो भी महिलाएं अपने घर पे काम करती हैं, मेहनत करती हैं, उनको जीडीपी में कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी एक जो भी वो मेहनत करते हैं वो अपने उपभोग में यूज कर लेते हैं, समझ रहे। तो वो सरकार को उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए आप जानते हो महिलाओं का जो 60% जो वर्क होता है वो लगभग अगर आप देखोगे तो वो अपने घर ही में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए आप जानते हो एनएसओ जो आंकड़ा जुटाता है तो यही देखता है कि श्रम शक्ति क्षमता कितनी है वर्तमान में, राइट। साथ ही साथ देखोगे तो इस बेरोजगारी के आंकड़े कितने हैं कि वर्तमान में कितनी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा होता है ये एक्चुअली में देखा जाए जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हम जैसे बोलते हैं, तो उनके आधार पर आप जानते हो निकाल लेते हैं। तो बेरोजगारी जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये निरंतर बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, क्योंकि सरकार को इतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात है कि लोग जो हैं, ठीक सुनना ध्यान से, लोग जो हैं आप देखोगे तो जितने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं तो वो इतने शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो वो आप देखोगे तो उनकी श्रम जो भागीदारी है उनकी बहुत ही सीमित है, राइट, क्योंकि वो कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं, राइट। और कृषि क्षेत्र में आप जानते हो मशीनरी काम करने लगती हैं, तो मशीनी सिस्टम जो कृषि क्षेत्रों में करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पुरुषों की जो श्रम भागीदारी है वो बहुत ही न्यूनतम रह जाती है कृषि क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की। तो इससे क्या है हमारे देश का जो देश को मिलने वाला जो एक राजस्व है, बड़ा राजस्व है, उसमें भी कमी रहती है। तो इससे आप जानते हो कि हमारे देश का जो डेवलप है, देश का जो आर्थिक विकास है, उसमें कहीं ना कहीं अवरुद्धता देखने को मिलती है। तो इससे संबंधित आप जानते हो, तो इसी के आधार पर जब ये आंकड़े जुटाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक क्षमता वृद्धि दर कितनी है, श्रम शक्ति क्षमता कितनी है, राइट। चलिए अब बात ये करते हैं कि जो जीडीपी है, राइट, जो जीडीपी है वो एनएसओ से इसका क्या संबंध है। तो आप जानते हो कि एनएसओ क्या करता है, जब ये आंकड़े जुटाता है तो क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो आर्थिक दर में वृद्धि है, अर्थात जो श्रम शक्ति क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आर्थिक श्रम शक्ति जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही जीडीपी में उनका योगदान रहेगा, राइट, उतना ही जीडीपी में उसका योगदान रहेगा। तो इससे आप जानते हो कि सीधा सीधा जीडीपी से एक कनेक्शन है, जीडीपी से एक कनेक्शन है। अगर आप वो किसी में काम नहीं करते हो, आपकी श्रम भागीदारी क्षमता कुछ भी नहीं है, श्रम में भागीदारी बिल्कुल जीरो है, तो आप जीडीपी के लिए बोझ बन जाओगे, जीडीपी में आपका कोई योगदान नहीं रहेगा। तो आप जानते हो कि 15 वर्ष से छोटे और 59 वर्ष से जो बड़े होते हैं तो उनका अगर आप देखोगे तो उसमें उनका जीडीपी में क्या योगदान रहता है, क्योंकि वो कुछ कार्य ही नहीं करते हैं, वो बैठ के खाते हैं, राइट। तो आप जानते हो उनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं रह जाता है, समझ रहे हो। लेकिन जब 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो टोटल काम नहीं करते हैं, 15 से 25 वर्ष तक तो लोग काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। पढ़ाई शिक्षित लोग काम करते रहते हैं, शिक्षित पढ़ाई करते रहते हैं। तो आप जानते हो ये आंकड़ा जो दिया है ये भले ही 15 से 59 है, लेकिन ये प्रॉपर आप देखोगे तो 15 से 59 वर्ष में भी लगभग अगर देखा जाए तो इसमें से अगर देखा जाए तो 40% ही लोग काम करते हैं। तो समझ सकते हो कि 40% जो लोग काम करते हैं इनकी जीडीपी में कितना योगदान होगा, समझ सकते हो। जो 40% काम करते हैं इनका जीडीपी में कितना योगदान है, जबकि 60% इसमें से भी 60% जो लोग हैं वो काम ही नहीं करते हैं,
तो आप उम्मीद क्या जताए हो भारत सरकार से, या आप वहाँ के लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो? यही उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पर जो श्रम भागीदारी है वो बहुत ही कम है, जबकि महिलाओं की तो है ही नहीं, बहुत ही न्यूनतम है। तो आप समझ सकते हो जीडीपी में कितना योगदान रहेगा। तो जीडीपी में जब जितना योगदान ज़्यादा रहेगा उतना ही सब जीडीपी आर्थिक वृद्धि दर होगी। जब योगदान ही नहीं है तो कैसे वृद्धि दर होगी, राइट। तो अब बात ये आती है कि सीएसओ क्या करता है इससे संबंध, देखो एनएसओ जो आंकड़े जुटाता है इसका सीधा सीधा जीडीपी से संबंध होता है, राइट, सीधा सीधी जीडीपी से संबंध होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि जो जीडीपी होती है, जो जीडीपी होती है उसको मैंने आपको कल बताया था कि जीडीपी बेसिक आधार जो है एक्चुअली में देखा जाए तो दो प्रकार से हैं। जैसे एक नॉमिनल जीडीपी होती है, राइट, नॉमिनल जीडीपी है, और एक आपकी रियल जीडीपी है, राइट, रियल जीडीपी है। तो आप इसमें एक चीज़ सोचिए, एक चीज़ इसमें सोचिए कि जैसे नॉमिनल जो जीडीपी है इसमें क्या होता है कि जो भी वर्तमान में जो मार्केट में जो प्राइस चल रहे हैं, राइट, जो वर्तमान में जो वस्तु और सेवाएं हैं, वस्तु और जो सेवाएं हैं, राइट, इनके जो वर्तमान में जो मार्केट में प्राइस है, जो मार्केट में प्राइस है और इनकी वस्तुओं और सेवाओं के मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस को क्या किया जाता है, ये नॉमिनल जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में काउंट किया जाता है। जबकि आप जानते हो वस्तु और जो सेवाएं हैं, वस्तु और सेवाएं हैं, इनका जो निरंतर अगर आप देखोगे इनका जो मूल्य होता है, वस्तुओं सेवाओं का मूल संकेतक होता है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो ये कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। वैसे आप निकाल तो लोगे, लेकिन आप जानते हो इसका जब आप लास्ट ईयर से अगर तुलना करोगे ना, लास्ट ईयर से तुलना करोगे तो ये बेसिकली आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, राइट, वो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। लेकिन आप जानते हो इससे फिक्स आंकड़ा नहीं बैठा सकते हो। लेकिन आप जानते हो क्यों? इसका कारण ये है कि जैसे आप जानते हो कि लास्ट ईयर किसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, प्राकृतिक घटनाएं घट गई, तो इसकी वजह से आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर जो मांग एवं सप्लाई है उसमें कम ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, राइट। तो इसकी वजह से आप जानते हो क्या है कि हमारे यहाँ पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो निकालते जरूर हैं लेकिन वो फिक्स नहीं हो पाती है। इस वजह से आप जानते हो कि इससे हम काम नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉपर इससे काम नहीं करते हैं। लेकिन इसका संबंध जो है वो रियल जीडीपी से जरूर होता है। तो वो कैसे होता है, थोड़ा सोचिए। जैसे आप जानते हो कि रियल जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो रियल जीडीपी एक्चुअली में इसका एक बेसिक आधार होता है, राइट, इसका एक बेसिक आधार होता है। और ये बेसिक अगर आप आधार देखोगे तो ये डिसाइड कब किया जाता है, ये डिसाइड जब करते हैं जब वो कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं। मान लो कोई ऐसा एक वर्ष डिसाइड कर लेते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक घटनाओं नहीं देखने को मिलती हैं, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं न्यूनतम रहती हैं, तो उस समय इस बेसिक आधार को मानते हैं। क्योंकि उस समय अगर हमारी जो जीडीपी होती है तो काफ़ी समृद्धि की स्थिति मिलती है, राइट। क्योंकि जो जीडीपी का जो आप जानते हो आर्थिक विकास में, जैसे आप जानते हो जो कभी कभी आप जानते हो बी शेप है, यू शेप है, जेड शेप है, इस प्रकार से जो जानते हो आर्थिक व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो इसकी वजह से जो जीडीपी है वो देखा जाए तो उस समय आधार वर्ष नहीं मानते हैं। रीजन क्यों? जैसे अभी वर्तमान मान लो, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था 2019-20 की टाइम में, 19-20 में, तो उस समय अगर आप आधार वर्ष मानते, राइट, अगर उस समय अगर आप आधार वर्ष निकालते रियल जीडीपी का, तो मान लेते हैं जैसे कि 20-21 कर लेते, 20-21 कर लेते, तो इससे क्या होता या हम 20-21 मान लेते जैसे कर लेते, इससे क्या होता कि इससे आप जानते हो कि हमारी पहले ऑलरेडी जो जीडीपी दर है वो पहले ही ऑलरेडी कमी थी। क्यों? क्योंकि श्रम भागीदारी जो थी लोगों की वो बिल्कुल न्यूनतम हो गई थी, राइट, लोग बेरोजगार हो गए, सब कुछ हो गए। तो आप जानते हो इनकी जो जीडीपी थी वो कैसे काउंट होती, नहीं होती ना, तो जीडीपी में जो योगदान था इनका न्यूनतम हो जाता, राइट। इस वजह से आप जानते हो कि इस आधार वर्ष को अगर हम निकालते हैं, इस आधार वर्ष को अगर मानते हुए वर्तमान की जीडीपी अगर निकालते, तो वो जीडीपी जो थी वो एक्चुअली में निकल तो आती तो आप इससे आप कंफर्टेबल नहीं लगा सकते थे कि हमारी जो देश का विकास है वो हो रहा है कि नहीं। बस इतना जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली वर्ष जीडीपी क्या थी, वर्तमान में क्या थी, राइट। लेकिन अगर आधार वर्ष मान के अगर हम इसको निकालते हैं वर्तमान में, तो एक्चुअली में इससे ये क्लियर नहीं कर पाओगे कि वर्तमान में जो जीडीपी है वो आर्थिक विकास के लिए ठीक है कि गलत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पिछली वर्ष अगर इस आधार वर्ष देख रहे हो तो इस आधार वर्ष में वैसे भी जीडीपी जो है वो न्यूनतम है,
अगर आप एकदम समृद्धि देखोगे तो समृद्धि तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली में वो जीडीपी जो है, ये जो आधार वर्ष है ये जीरो से माइनस में गया है, राइट, ये जीरो से माइनस में गया है। अगर प्लस में लाओगे ना तो ये प्लस में हो तो जाएगी, प्लस में हो तो जाएगी, लेकिन ये जो प्लस है एक्चुअली में, ये जो प्लस है एक्चुअली में आप इससे कंपेयर करके देखोगे तो प्लस आएगा, लेकिन इससे कंपेयर अगर आप करोगे तो हो सकता है कि अभी भी ये न्यूनतम ही रहे, राइट। तो इस वजह से आप जानते हो ये आधार वर्ष जो होता है बहुत ही इस प्रकार से जब बनाया जाता है जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं हो। जैसे कोविड-19 था तो वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं ही थी, तो उस समय आप जानते हो प्राकृतिक आपदा होने की वजह से इस प्रकार से कोई आधार वर्ष नहीं माना गया। दूसरी बात है, आप जानते हो कि आधार वर्ष जब मानते हैं तो वो इस स्थिति में मानते हैं जब किसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं। अब जब प्राकृतिक घटनाएं नहीं होंगी तो उस समय जब आधार वर्ष माना जाता है तो वो उस समय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आप जानते हो कि उस समय जो आर्थिक व्यवस्था रहती है वो ठीक ठाक चलती है, राइट, ठीक ठाक आर्थिक व्यवस्था चलती है, श्रम भागीदारी भरपूर रहती है, अच्छी तरीके से लोग काम करते हैं, सबको टैक्सेशन भी देते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, सब कुछ देते हैं, गवर्नमेंट भी खूब खुश रहती है। तो उस समय बेसिक आधार वर्ष इसीलिए मानते हैं कि अगर इस समय अगर अच्छे से अगर अर्थव्यवस्था चल रही है तो आने वाले समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति क्या रहेगी, तो वो कंपेयर किया जाता है, उसी को बोलते हैं बेसिक आधार पर। तो ये रियल जीडीपी जो होती है ये बेसिक आधार पर ही डिफाइन करते हैं। अब बात ये करते हैं कि बेसिक जो आधार होता है इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसका जो बेसिक आधार रखा गया था वो 1948-49 था, राइट, 1948-49 था। लेकिन आप जानते हो कि सबसे पहले जब जीडीपी की जब कैलकुलेशन की गई थी, जीडीपी की जब कैलकुलेशन की गई थी वो की गई थी 1956 में, और इसका जो आधार वर्ष था वो था 1948 और 49, ठीक है। लेकिन आप जानते हो ये जो आधार वर्ष था, ये जो आधार वर्ष था ये एक्चुअली में देखा जाए जब जनगणना होती है, जब जनगणना होती है तो जनगणना के आधार पर हम क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेशन करते हैं जनगणना के आधार पर। क्योंकि आप जानते हो जब जनगणना होती है तो जनगणना जैसे एनएसओ है इसका क्या है, सैंपल जुटाता है, और इससे आप जानते हो कि सैंपल जुटाने के बाद इससे ये सीएसओ को ये इंफॉर्मेशन देता है कि संबंधित क्या आंकड़े हैं, कैसा क्या है। तो इससे क्या करता है फिर सीएसओ उसी वर्ष में क्या कर लेता है, वो उसी वर्ष में वो क्या करता है, वो निकाल लेता है क्या, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी निकालता है। अब बात ये आती है कि ये आधार वर्ष 1956, फिर आप जानते हो इसके बाद 1971 का रहा, 1971 की जनगणना के आधार पे रहा, राइट, तो 1971 में भी रहा। फिर इसके बाद आप जानते हो 1981 में भी आधार वर्ष रहा है। लेकिन आप जानते हो 1991 में आधार वर्ष होना चाहिए था, लेकिन 1991 में आधार वर्ष नहीं हुआ। इसका कारण क्या था कि आप जानते हो कि 1991 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको ओपन किया गया, तो उस समय जानते हो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की नीतियाँ जैसे उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, और आप जानते हो ये चीज़ें अपनाई गई, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जब इस पे फोकस किया गया तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो जो देखा जाए जो एनएसओ था, तो इसने जो आंकड़े थे, इसके जो आंकड़े थे एक्चुअली में देखा जाए तो ये आंकड़े जो थे देखा जाए तो क्या हुआ था, इसने आंकड़े जो थे 1993-94 में इसके आंकड़े जुटाए गए, राइट, 1993-94 जब इसने आंकड़े जुटाए तो आप जानते हो ये जनगणना के आधार पर होना था, लेकिन 1991 की जनगणना के आधार पर लेकिन नहीं हुआ। वो जब आंकड़े जुटाए गए एनएसएसओ द्वारा 1993-94 में, तो फिर ये वाला आधार वर्ष रखा गया, राइट, ये आधार वर्ष रख लिया गया था। और ये आधार वर्ष जो था ये जब जीडीपी जैसे 1999 में जब कैलकुलेशन जो जीडीपी की गई थी वो उसका जो आधार वर्ष था वो 1993-94 था, राइट। लेकिन आप जानते हो वर्तमान में जो आधार वर्ष है, वर्तमान का जो आधार वर्ष है वो अगर आप देखोगे तो 2011-12 है, राइट, 2011-12 है। अगर देखा जाए तो इसे 2017-18 होने की बात कही गई थी, लेकिन आप जानते हो कि ये जो आधार वर्ष है, राइट, ये जो आधार वर्ष है तो अभी तक इस पर क्लियर हुआ नहीं है, आधार वर्ष 11-12 ही है, क्योंकि अभी कोविड-19 होने की वजह से आप जानते हो इसका जो आधार वर्ष है वो पिछला वाला रखा, क्योंकि जनगणना के आधार पर है। तो जनगणना आप जानते हो 2021 में जनगणना
की बात है तो अभी तक देखा जाए तो जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं वो प्रॉपर नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आधार वर्ष है वो क्लियर नहीं किया, क्योंकि कोविड-19 रहा है, इसकी वजह से हमारी आर्थिक जो गतिविधियां थी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ठीक है, तो इससे आंकड़े जुटाना काफ़ी पॉसिबल पड़ रहा था। तो आप जानते हो कि इस वजह से देखा जाए तो आधार वर्ष जो है वो कितना है, 2011-12 है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। दूसरी बात हम करते हैं इसमें, एक मिनट, एक मिनट रुको। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि देखो इस पे बात चल रही है, अगर इस पे अभी क्लियर हो जाएगा ना तो ये आधार वर्ष हो जाएगा। लेकिन वर्तमान अगर देखोगे जो जीडीपी जैसे निकलती है तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं क्योंकि इस पे बात रही थी। ठीक है, इस पे भी फोकस किया गया था। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब बात ये आती है कि रियल जीडीपी होती है, जो रियल जीडीपी होती है वो एक्चुअली में होती क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि रियल जो जीडीपी है, रियल जीडीपी जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो जैसे वस्तुओं का जो और सेवाओं का वस्तुओं और सेवाओं का वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, जो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उनका जो मूल्य होता है, राइट। वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन का जो अगर आप देखोगे जो मूल्य होता है तो उस मूल्य के आधार पर हम जीडीपी को निकालते हैं, राइट। उस मूल्य के आधार पर हम जीडीपी को निकालते हैं। जैसे आप जानते हो कि रियल जीडीपी में क्या शामिल होता है, तो इसमें होती है मुद्रास्फीति। इसमें क्या शामिल होती है, मुद्रास्फीति। जैसे आप एक एग्जांपल लो, जैसे आप जानते हो क्या होता है कि जैसे अगर एग्जांपल दें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जानते हो क्या हुआ था कि जैसे 2021 की बात कर लो, राइट। तो 2021 में मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, राइट। और 2021 में कोई प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट की अगर आप देखोगे ना तो 2021 में इसकी अगर कोई कीमत है, कितनी है, मान लो 2000 रुपये है। ठीक है, जो कीमत है इसकी 2000 रुपये है। लेकिन आप जानते हो 2022 में क्या होता है कि इसकी जो कीमत है वो बढ़ के हो जाती है 2500 रुपये। क्या हो जाती है, 2500 रुपये हो जाती है। तो अब क्या होता है कि जब रियल जीडीपी निकालते हैं, राइट, तो रियल जीडीपी निकालते हैं तो रियल जीडीपी जो होती है वो एक्चुअली में देखा जाए, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इसका एक बेस आधार होता है, राइट। तो उस बेस आधार पे निकालते हैं। दूसरी बात इसमें ये होती है कि जब हम प्रोडक्ट का जब मूल्य में जब वृद्धि होती है, प्रोडक्ट के मूल्य में वृद्धि होती है तो इससे क्या है कि इससे जो परचेजिंग पावर है, जो रुपए की परचेजिंग पावर है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब कमी आने से हमारी जो जीडीपी है, रियल जीडीपी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे रियल जीडीपी को हम मान लो जब वस्तुओं को क्या होता है, वस्तुओं का जब हम उत्पादन करते हैं, राइट, वस्तुओं का जब हम उत्पादन करते हैं, सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं, तो उन सेवाओं का जब हम उत्पादन करेंगे, जब सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो आप जानते हो ये तो प्रॉपर उत्पादन होता रहता है, इनका प्रॉपर उत्पादन होता रहता है। लेकिन आप जानते हो क्या होता है
कि इनका उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप जानते हो इनके जो उत्पादन में इनके जो मूल्य है, राइट, इनका जो मूल्य है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि मूल्य में जो है वो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 रुपये का कोई प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ, वो 2022 में उसका मूल्य में 2500 रुपये का हो गया। पहले वो 2000 का था, अब वो 2500 रुपये का हो गया 2022 में। तो ये 500 रुपये क्या है, ये क्या है, इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। अब ये मूल्य में जब वृद्धि हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर जो मूल्य की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ रही है। अब जब ये कमी आती है तो आप जानते हो जो रियल जीडीपी है, राइट, जो रियल जीडीपी है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, थोड़ा समझो यहाँ पे। जैसे आप जानते हो कि जैसे रियल में क्या होता है कि हम जो जीडीपी निकालते हैं, राइट, रियल में जो हम जीडीपी निकालते हैं वो होती है, जैसे आप फैक्टर कॉस्ट जानते हो, जीडीपी जैसे मार्केट प्राइस है, जैसे और एक लागत मूल्य फैक्टर कॉस्ट है, तो उसके आधार पर आप समझते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे उत्पादन है तो उसमें कई सारे मानदंड बताए थे, कच्चा माल है, श्रम, मशीनरी, विशेष चीज़ें हैं। तो इससे क्या है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो यही प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो उसकी जो मूल्य होती है, एक तो लागत मूल्य होती है और एक मार्केट मूल्य होती है। तो जब लागत मूल्य पर जो प्रोडक्ट है वो अगर मार्केट में आते बिक रहा है, राइट, मार्केट में आकर बिक रहा है, तो आप जानते हो उससे आप क्या होता है कि लागत मूल्य पर ही जब बिकता है तो उस पर आप जानते हो आर्थिक जो संतुलन है वो सेम रहता है, उसमें कोई कम ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा। जबकि आप जानते हो कि अगर सरकार टैक्सेशन लगाती है तो वही चीज़ जब महंगी आ जाती है, जब मार्केट प्राइस जब वो बिकती है जाके, तो वही क्या है, तो वो महंगी हो जाती है। इससे क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है, इससे क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। और जैसी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो क्या है कि उसकी जो मुद्रास्फीति है वो रियल जीडीपी में कैलकुलेशन हो जाती है, समझ रहे हो। वो मुद्रास्फीति जो है वो रियल जीडीपी में क्या हो जाती है, वो कैलकुलेशन हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। जब जैसे हम जीडीपी निकालते हैं, प्रॉपर हम टोटल जीडीपी जब निकालते हैं तो आप जानते हो पिछले वर्ष का मान लो, ठीक है, हम जैसे निकालते हैं 2011-12 का हम बेस आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो इस समय कोई प्रोडक्ट जो था उसकी जो कीमत थी कोई 500 रुपये की ले लो, ठीक है। अब मान लो 2023-22 की जीडीपी निकाले हैं तो उस समय ये प्रोडक्ट की जो कीमत है वो बढ़ के हो गई 1000 रुपये, ठीक है। अब वो 1000 रुपये होगी तो ये कितना है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई कि नहीं, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई नहीं। तो ये जो मुद्रास्फीति में जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये पैसे का कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये मुद्रास्फीति वृद्धि हो रही कि नहीं। अब यही मुद्रास्फीति ही क्या है, तो इस कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ये जीडीपी में हम इसको ऐड करेंगे, राइट। अब पहले वाला आधार तो ये था, लेकिन जब हम इसको 1000 में निकालेंगे तो इस समय आप जो कैलकुलेशन करते हैं तो वो एक्चुअली मुद्रास्फीति के बेस पर ही तो है, मुद्रास्फीति के बेस पर ही तो, क्योंकि 500 से 1000 की चीज हो गई, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, ठीक है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। तो यही जो 1000 रुपया है इसी को तो हम जीडीपी में कैलकुलेशन करेंगे। तो यही एक्चुअली में क्या है, ये मुद्रास्फीति में तो वृद्धि है, तो हम एक्चुअली में रियल जीडीपी पे इस मुद्रास्फीति को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने अंदर की बात बता दी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी से हम रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी से जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो इसके बेसिक क्या आधार है, क्या कैलकुलेशन है, थोड़ा समझते हैं। एक मिनट, चलिए। तो देखो क्या होता है, जब हम नॉमिनल जीडीपी से जब रियल जीडीपी निकालते हैं, वैसे तो अगर आप और रियल जीडीपी देखोगे ना तो रियल जीडीपी एक्चुअली में एक बेस के आधार पर होती है, मैंने आपको बताया। जबकि नॉमिनल जो होती है वो वर्तमान के करंट जो मूल्य चलता है उसके आधार पर निकालते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जब हम रियल को निकालते हैं ना, रियल जीडीपी को जब हम निकालते हैं तो वो एक्चुअली में भले ही बेस उसका पुराना हो, लेकिन आप जानते हो उसमें भी नॉमिनल जीडीपी का योगदान रहता है। लेकिन हम नॉमिनल जीडीपी को प्रॉपर हम अगर निकालने का प्रयास करें तो नहीं निकालते हैं, ये बात याद रखें, माइंड में सेट कर लें। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे नॉमिनल जीडीपी से क्या करते हैं, रियल जीडीपी बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉमिनल जो जीडीपी है, राइट, नॉमिनल जो जीडीपी है एक्चुअली में अगर इसमें आप देखोगे तो क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका करंट मूल्य क्या है, राइट,
करंट मूल्य क्या है, लोग जो सेवाएं दे रहे हैं उनको क्या करंट मूल्य है, उनका क्या कैसा है, वो देखा जाता है नॉमिनल में, राइट। जबकि रियल जीडीपी होती है, उसका एक बेसिक आधार होता है, उसका एक बेसिक आधार होता है कि भाई पिछले जो आधार रहा है उस आधार पे वर्तमान में जो मेरी जो रियल जीडीपी है वो कितनी वृद्धि हुई है कि घाटा हुआ है, क्या हुआ है, वो क्या निकाला जाता है, रियल जीडीपी निकाली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो देखा जाए तो नॉमिनल जो जीडीपी है, रियल जीडीपी है, एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे रियल और नॉमिनल जीडीपी को, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, जैसे नॉमिनल जो जीडीपी है वर्तमान का करंट मूल्य होता है, एक वर्तमान का करंट मूल्य होता है, जबकि रियल जीडीपी में वर्तमान को करंट मूल्य को तो हम लेते हैं, राइट, लेकिन वो हम कैलकुलेशन के आधार पर लेंगे। वो कैसे है, थोड़ा समझो यहाँ पे। जैसे आप जानते हो कि हम इसका कोई एक बेसिक आधार मान लेते हैं, ठीक है, इसका हम कोई एक बेसिक आधार मान लेते हैं, तो इस बेसिक आधार पर हम क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी क्या चल रहा है, जैसे 2023 चल रही है, हम 2022 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे 2022 में जो इसका वर्तमान थोड़ा करंट था, तो हम ऐसे 23 का ले लो, तो 23 का आप ले लो, ऐसे 2023 का जो जैसे फरवरी स्टार्ट हो गई, तो 2023 का अगर देखा जाए तो जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, राइट, वस्तुएं और सेवाएं हैं जो मार्केट में सेल हो रही हैं, तो आप जानते हो क्या होता है कि उनका करंट मूल्य कितना है, करंट मूल्य कितना है। तो वर्तमान में जो प्रचलित मूल्य है, वर्तमान में जो प्रचलित मूल्य है, एक्चुअली में इसको क्या कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं। वर्तमान में प्रचलित जो मूल्य है इसको हम नॉमिनल जीडीपी में क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जबकि आप जानते हो क्या होता है कि जो रियल जीडीपी है, जैसे रियल जीडीपी है, तो इसको हम 2022 में निकालना चाहें, ठीक है, क्योंकि 2023 की तो निकलेगी नहीं, 2022 की निकलेगी, तो 2022 की आप जानते हो जब हम निकालते हैं 21-22 में, तो इसका क्या होता है कि इसका ये पता चलता है कि वर्तमान में प्रचलित मूल्य कितना है, राइट, और जब इसका जो आधार वर्ष था, जिसका जो आधार वर्ष था, उस आधार वर्ष में उसके जो वर्तमान जो उस आधार वर्ष में जो वस्तुएं सेल हो रही थी उस समय का प्रचलित मूल्य क्या था, वस्तुओं और सेवाओं का प्रचलित मूल्य क्या था। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उस समय जो वस्तुएं और सेवाएं थीं उनका प्रचलित मूल्य क्या था, ठीक है, और वर्तमान में प्रचलित मूल्य क्या है। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो इससे आप एक चीज सोचो, इसके लिए आप जानते हो क्या होता है, डिफ्लेशन से हम निकालते हैं। जैसे वर्तमान में जैसे कि आप जानते हो 2011-12 में जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका मूल्य क्या था, राइट, तो उससे हम वर्तमान को अगर हम कंपेयर करते हैं, राइट, कंपेयर करते हैं, तो उसमें एक आता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को थोड़ा समझ लो। डिफ्लेशन का मतलब होता है अपस्फीति कारक, अपस्फीति कारक। तो अपस्फीति कारक को थोड़ा समझते हैं। जैसे आप जानते हो अपस्फीति जो कारक है, अपस्फीति जो कारक है, एक्चुअली में ये क्या करता है, इसका काम ये है कि जो बेस आधार था, ठीक है, जो बेस आधार था, बेस ईयर जो जीडीपी का था, वो मान लो जैसे 11-12 था, ठीक, 2011-12 अभी बात चल रही थी, जैसे 17-18 की, ठीक है, तो उस पर भी देख लेना। तो अभी आप देखोगे हम इसको 11-12 ही मान के चलेंगे अभी, ठीक है, 11-12 मान के ही चलेंगे। जैसे बेस ईयर हम इसको मान लेते हैं 11-12। अब क्या होता है 11-12 से लेके और अभी 2022 तक, ठीक है, तो 2022 में जो देखा जाए तो ये 10 साल का पूरा कैलकुलेशन है। तो 10 साल में अगर आप देखोगे तो जीडीपी है, जो 10 साल की जो जीडीपी है, इसमें कितना बेसिक अंतर आया, कितना बेसिक अंतर आया, यही कहलाता है अपस्फीति कारक अर्थात डिस्प्लेशन। समझ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो 2011-12 में उस समय जो वस्तुएं थीं, जो सेवाएं थीं, उनका मूल्य क्या था और वर्तमान में मूल्य क्या है, और वर्तमान को मूल्य को ध्यान में रखते हुए, पिछले मूल्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मूल्य के साथ जब कैलकुलेशन होता है, उसी को कहते हैं अपस्फीति कारक अर्थात डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन, और इसे बोलते हैं जैसे डिफ्लेटर,
क्या बोलते हैं इसे, डिफ्लेटर। वैसे इसको डिफ्लेशन न बोल के हम डिफ्लेटर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। तो डिफ्लेटर क्या होता है, जैसे 2011-12 में जो वस्तु और सेवाओं हैं उनका मूल्य 2022 के मूल्य से कितना अंतर है, तो यही देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में सेट कर लो कि उस समय अगर आप देखोगे ना, उस समय अगर आप देखोगे जैसे 2011-12 में मान लेते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ उसका कुछ मूल्य था मार्केट में, ठीक है, उसका कुछ मूल्य था मार्केट में। हम मान लेते हैं कितना भी हो, जैसे कोई वस्तु थी उसकी या सेवा थी, उसका मूल्य 1000 था। लेकिन आप जानते हो यही अगर हम 2022 में देखते हैं, ठीक है, 2022 में देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि 1000 से 2022 में इसका मूल्य मान लेते हैं 2000 हो गया। तो आप जानते हो 1000 से 2000 जब जैसे ही डायरेक्ट बढ़ा, सीधा डायरेक्ट बढ़ा, तो इससे क्या होता है, इससे आप जानते हो कि जो मूल्य की परचेजिंग पावर है, मूल्य की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, ठीक है, मूल्य की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, समझ रहे हो, परचेजिंग पावर है कम हो गई। जबकि आप जानते हो जो उत्पादन जो है, राइट, उत्पादन जो है वो निरंतर उतना ही चल रहा है, उत्पादन निरंतर उतना ही चल रहा है, ठीक है। तो और जो वस्तु की जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है वो वृद्धि होने की वजह से इसमें होगी परचेजिंग पावर। तो यही आप देखोगे जो परचेजिंग पावर है, जो मूल्य की परचेजिंग पावर है वो कितनी घटी, समझ रहे हो, परचेजिंग पावर है वो पिछले 2011-12 में और 2022 में, ठीक, जीडीपी में जो मूल्य की परचेजिंग पावर है वो कितनी घटी, समझ रहे हो। तो यही क्या होता है, वो मार्केट के आधार पर हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, समझ रहे हो। तो यही अपस्फीति कारक कहलाता है। जैसे 2011-12 है और 2022 है, राइट, तो 2011-12 से 2022 तक में जो वस्तुएं और सेवाओं थी उनके मार्केट में जो मूल्य था, वो मूल्य में उस समय की जो परचेजिंग पावर थी और वर्तमान की परचेजिंग पावर है, इसके बीच कितना डिफ्लेशन हुआ, इनके बीच कितना डिफ्लेशन हुआ, वही कहलाता है डिफ्लेटर अर्थात अपस्फीति कारक, समझ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज क्लियर माइंड में सेट हो गई होगी। चलिए, तो ये जो था एक्चुअली में, ये क्या था, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं। लेकिन नॉमिनल जीडीपी प्रॉपर पे हम अपनी जीडीपी को नहीं हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो नॉमिनल जीडीपी पर हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था जो वृद्धि है उसका सही से पता नहीं चल सकता है, राइट, सही से पता नहीं चल सकता है, समझ रहे हो। लेकिन आप जानते हो जो आंकड़े जो जुटाए जाते हैं वो एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी के आधार पर होते हैं, समझ रहे हो। जैसे पिछली वर्ष में इतना 5% की वृद्धि, 2022 में 6% की वृद्धि, तो इससे क्या है, नॉमिनल जीडीपी से वो आंकड़े जुटाते जरूर हैं लेकिन वो हमारे देश की रियल जीडीपी आंकड़े नहीं है, वो समझ रहे हो, वो रियल जीडीपी के आंकड़े नहीं होते हैं। रियल जीडीपी के जो आंकड़े निकालते हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो 2011-12 के जब बेस पर हम निकालते हैं तब उसका क्लियर कट माइंड में पता चलता है उसका, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जीडीपी को जो बेसिक चीजें हैं समझ में आ गई होंगी। चलो, अब हम बात करते हैं इसमें कि रियल जीडीपी को हम कैसे निकालें। तो रियल जीडीपी को अगर निकालना है तो बिल्कुल इजी है। क्या करते हैं, ये तो डिफ्लेटर था, इसको समझा था कि डिफ्लेटर एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। डिफ्लेटर एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि पहले जो वस्तु का मूल्य था वो 100 रुपये था, ठीक है, पहले जो वस्तु का मूल्य था 2011-12 में मान लेते हैं वो 100 रुपये का था। अब 2022 में अगर आप देखोगे तो इसका जो मूल्य है वो हो गया 120 रुपये, ठीक है। तो ये 100 से 120 रुपये बढ़े तो इसमें ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, यही क्या है, ये मुद्रास्फीति है, समझो, ये क्या है, ये मुद्रास्फीति है एक्चुअली में। तो आप जानते हो ये मुद्रा जो स्फीति है ये कितने साल की है, ये इसमें पिछले 10 साल की है, पिछले 10 साल की है। तो आप ऐसे समझो कि पहले 2011-12 में किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, वही 120 रुपये हो गया, तो अर्थात इसमें कितनी वृद्धि हुई, 20 रुपये की। तो ये 20 रुपये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, यही तो है महंगाई, यही तो क्या है, मुद्रास्फीति। अब 120 रुपये जो है, 120 रुपये जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इससे क्या हो रहा है, इसकी जो मूल्य की जो परचेजिंग पावर है वो गिर रही है, क्योंकि पहले वस्तु 100 रुपये में लेते थे, अब वो 120 में ले रहे हैं। तो इससे मूल्य की परचेजिंग पावर जो है वो गिर रही है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि कई सारे, अगर आप देखोगे ऐसी स्थिति भी बनती है
कि कोई वस्तु मान लो जैसे 2021 में कितने की थी, 100 रुपये की थी, अगर वो 2022 में 120 रुपये की हो जा रही है, ठीक है, 100 रुपये से 120 रुपये की हो जा रही है, जबकि आप जानते हो जो व्यक्ति ये खरीद रहा है उसकी सैलरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। उसकी सैलरी जो है पहले भी 20,000 थी, ठीक, और 2021 में 20,000 थी, 2022 में भी 20,000 है। तो आप जानते हो कि इसकी जो सैलरी में है क्या हो रहा है, इसकी सैलरी में हो रहा है मूल्यह्रास। क्या हो रहा है, सैलरी में मूल्यह्रास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी सैलरी जो है एक्चुअली में 20,000 वो दिखती जरूर है, वो 20,000 प्रॉपर नहीं है, समझ रहे हो, वो 20,000 प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी देखने भर की वो 20,000 है, लेकिन वो 20,000 नहीं रही, क्योंकि वस्तु हो गई महंगी और सैलरी में किसी प्रकार का कोई रूपांतरित परिवर्तन नहीं हुआ है, ना बदलाव हुआ है। इस वजह से आप जानते हो, इस वजह से क्या होता है कि यही 100 से 120 रुपये जो है, 100 से 120 रुपये है, यही कहलाता है, भले ही मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, यही कहलाता है डिफलेटर। क्योंकि ये मूल्य जो देखा जा रहा है, ये मूल्य जो देखा जा रहा है, तो एक वस्तु का कितना हो रहा है, 100 से 120 रुपये हो रहा है, समझ रहे हो, 100 से 120 रुपये हो रहा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। लेकिन आप जानते हो कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये 2021-22 का, ये हमने किसी की सैलरी के बेस पर दिया है, राइट, जबकि ये वस्तु के बेस पर है, ये वस्तु के बेस पर है। चलो, तो अब उम्मीद करते हैं ये निकल आया। जैसे आप जानते हो 100 रुपये का थी और ये कितने की हो गई, 120 रुपये की हो गई। काटो इसको, से काटो, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, तो 5/6, राइट। ये 5/6 क्या है, ये डिफलेटर है, यानी कोई चीज़ पहले 5 रुपये की थी, अब वो 6 रुपये की होगी। तो 5 से 6 रुपये क्या है, 1% की वृद्धि हुई कि नहीं। अब 1% की वृद्धि हुई है, तो 1% में आप जानते हो वृद्धि होने से जो मूल्य, जो पैसा है, जो मूल्य की जो रुपए की वैल्यू है, वो भी 1% घट गई, समझ रहे हो, वो भी 1% घट गई। तो आप इससे क्या समझे, इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझ लीजिए कि, इससे आप क्या समझे, इससे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो निरंतर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, राइट, मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने से अगर वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये आप समझ सकते हो कि आर्थिक विकास के लिए ठीक है, आर्थिक विकास के लिए ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि 120 रुपये की वस्तु भी हो रही है, मान लो 5 रुपये से 6 रुपये की वस्तु भी हो रही है, और इसके साथ साथ अगर व्यक्ति की सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही है, सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये आर्थिक विकास के लिए सही नहीं है। क्यों, अगर लोगों के पास जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो वो खरीदेंगे ही नहीं ना, तो आर्थिक मंदी का कारण बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जुड़ा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ है। तो मुद्रास्फीति बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मुद्रास्फीति के साथ साथ लोगों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है तो फिर तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो फिर लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो आप जानते हो यही जो वस्तुएं हैं उत्पादन होता रहेगा, आर्थिक मंदी जैसी तंगी से लोग जूझने लगेंगे। चलो, अब बात करते हैं कि ये जो 5/6 क्या है, ये है डिफलेटर। अब इसको हम रियल जीडीपी में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा समझो। अब जैसे हम निकालते हैं रियल जीडीपी, अब हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं। तो जब रियल जीडीपी निकालते हैं तो क्या होता है कि वर्तमान, जैसे वर्तमान जो वस्तुएं सेवाओं का जो मूल्य है, राइट, वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है, मार्केट प्राइस, करंट प्राइस पे देखते हो, जो वस्तु सेवाओं का मूल्य है, इसमें क्या करते हैं, गुणा करके, आप जानते हो यही 5/6 है, इसका क्या कर देते हैं इसमें कैलकुलेशन, समझ रहे हो, इसका क्या कर देते हैं हम, इसमें 5/6 का कर देते हैं गुणा, समझ रहे हो, इसका हम निकालते हैं। चलो, तो अब बात ये आती है कि जैसे वर्तमान में जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य है, मान लेते हैं कितना है, 1,00,000 रुपये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। वैसे आप जानते हो वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य निकाला जाता है ना, वो अलग अलग होता है, सबका एक समान नहीं होता है, सबको एक अलग अलग प्रकार से वस्तुओं को हम अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं को और उनके जो सेवाएं होती हैं उनको हम अलग अलग करके एक एक वस्तुओं का हम मूल्य देखते हैं कि वो पिछले वर्ष कितना थी, अब कितने रुपए की हो गई, राइट। ये जरूरी नहीं है कि सभी वस्तु महंगी ही हों, ये जरूरी नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई पे बेस पे काम होता है कि वस्तु कौन महंगी हो रही, कौन कम हो रही है।
तो अगर जब हम निकालते हैं तो वस्तु सेवाओं का जो मूल्य निकालते हैं वो एक सामूहिक नहीं निकालते हैं, वो अलग अलग वस्तु सेवाओं को हम निकालते हैं, क्योंकि सभी का जो मूल्य होता है वो एक समान नहीं होता है, समझ रहे हो। तो अब हम मानते हैं जैसे टोटल का जब निकाल लिया तो उसको जब हमने एकत्रित किया तो वो निकला 1000। अब बात ये आती है कि जो ये डिफ्लेशन निकला है, ये जो डिफ्लेशन निकला है ये वस्तु को एक एक वस्तु के मूल्य से निकला है, समझ रहे हो। ये जो डिफ्लेशन निकाला है ये हमने एक एक वस्तु का मूल्य से ही निकाला है। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम 5/6 का कैलकुलेशन करेंगे। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप वो इसके कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वो होता है रियल जीडीपी, समझ रहे हो। जो भी कैलकुलेशन निकलेगा वो आपकी क्या हो जाती है, रियल जीडीपी। तो उम्मीद करते हैं आपको रियल जीडीपी समझ में आ गया होगा कि वर्तमान वस्तु सेवाओं का मूल्य कितना है, साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु और जितनी भी वस्तु है प्रत्येक वस्तु का जो वो मूल्य है वो कितना है, उसको हम क्या करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं तो ही कैलकुलेशन से हमारी जो रियल जीडीपी है वो बेसिकली निकल आती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रियल जीडीपी प्रॉपर समझ में आ गई होगी। तो कैसे निकालते हैं, तो वो नॉमिनल से ही रियल जीडीपी निकलती है। नॉमिनल जीडीपी को ही हम बेस बना के रियल जीडीपी निकालते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक आधार होता है, बस ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए। चलो, अब बात ये आती है कि रियल जीडीपी ज़्यादा होती है कि नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होती। तो आपको हम एक चीज़ समझा दें, जैसे आप जानते हो कि जो रियल जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है उसको हम बेसिक आधार मानते हैं लास्ट 2011-12 मानते हैं, क्योंकि हम पिछले वर्षों की तुलना करके चलते हैं, ठीक है। और जबकि नॉमिनल जीडीपी है उसको हम करंट बेस के आधार पे चलते हैं, वर्तमान में जो मार्केट में जो वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर चलो, तो अब देखो क्या करते हैं, जैसे नॉमिनल है तो नॉमिनल जैसे हम निकालते हैं करंट, करंट निकालते हैं तो इसका जो मूल्य रहेगा, इसका जो मूल्य रहेगा वो रहेगा ज़्यादा, वो रहेगा ज़्यादा। क्यों रहेगा ज़्यादा, देखो आप ऐसे समझो कि जो जीडीपी हम वर्तमान में जो नॉमिनल निकालेंगे तो वो करंट बेस पे चलते हैं, वर्तमान में जो मार्केट में मूल्य हैं वस्तु सेवाओं का उनके आधार पर हम निकालते हैं। तो जब हम उसके आधार पर निकालते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम उसे निकालते हैं तो इसका जो मूल्य रहेगा, इसका जो मूल्य रहेगा वो पिछले की तुलना में ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हो, पिछले की तुलना में ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो रियल जीडीपी जब निकलती है, राइट, रियल जीडीपी जब निकलती है एक्चुअली में ये इसका एक बेस होता है, जैसे हम 11-12 मान लेते हैं तो ये बेसिक आधार पर निकालते हैं, ठीक है। ये 2015 में इसको चेंज किया गया था, ठीक है, ये याद रखना। तो 2011-12 में हम जब निकालते हैं तो ये वाला जो मूल्य है, राइट, ये वाला जो मूल्य है, ये मूल्य जो है यहाँ से चलकर 2011-12 चल के 2022 तक आया, तब इसमें कितना परिवर्तन हुआ वो देखते हैं, राइट, इसमें कितना परिवर्तन हुआ। जबकि आप जानते हो करंट जो मूल्य है वो वर्तमान में कितना है उसको देखो, और 2022 का पिछले वाले की तुलना करके अगर आप देखोगे ना तो ये ओब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों, ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो जैसे वर्तमान में हम मान लेते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है, राइट, वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक्चुअली में कितनी है, 1 लाख रुपए है, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। अब जब 1 लाख रुपए है, अब क्या होता है कि जब इसमें हम 5/6 का गुणा करते हैं, यानी कि ये क्या है, डिफ्लेटर है, यानी कि 5 रुपये 2011-12 में था, यही 6 रुपये का हो गई, ठीक है। तो ये डिफ्लेटर है, परिवर्तन हुआ है। अब ये जब हम इसको गुणा करेंगे, इसमें इसको जब हम गुणा करेंगे, राइट, तो गुणा करने से आप जानते हो कि जो रियल जीडीपी निकलेगी, जो हमारी रियल जीडीपी निकलेगी वो ओबियसली इसकी तुलना में कम निकलेगी। चाहे आप गुणा करके देख लो, ये देखो हम करंट बेस पर है, आपकी प्रचलित वाली है। अगर आप इसमें 5/6 का गुणा करते हैं तो आप इस प्रकार से ऐसे देखो, इसको हम 90,000 मानते हैं ताकि गुणा आसान से हो जाए। देखो 90,000 मान लिया, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, 90,000 है। अब इसको हम 5/6 पे गुणा करेंगे तो देखो 15 छिक्का 90, तो 15 है और 15 अपना 75। तो आप ऐसे निकाल समझ सकते हो कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो एक्चुअली में कितनी है, वो है 90,000 रुपये, ठीक है। और जो रियल जीडीपी है वो कितनी है, 75,000 रुपये। तो आप ऐसे समझ लो कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसका जो प्राइस होता है, उसका जो प्राइस होता है
वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि रियल जीडीपी का जो प्राइस है वो कम होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रियल जीडीपी जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी से ओबियसली कम होती है। समझ लो, ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रियल जीडीपी होती है वो नॉमिनल से ज़्यादा होती है, कि नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है। तो हमेशा ये दिमाग में याद रखना कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा ही होगी, कम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप जानते हो निरंतर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और जब निरंतर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जो नॉमिनल जीडीपी है उसके जो मूल्य है उसमें तो वृद्धि होगी ही, उसमें तो वृद्धि होगी ही, जबकि रियल जीडीपी है वो एक बेसिक आधार पर चलती है, बेसिक आधार पे चलती है। तो वो बेस जो रहता है वो वर्तमान को ध्यान में रखोगे तो पिछला वाला कम रहता है, पिछला वाला कम रहता है, जब उससे कैलकुलेशन करोगे तो उससे आप जानते हो ये गणना जो है कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। चलिए, तो आप ये माइंड में दिमाग में याद रखना कि जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी से कम होती है, अर्थात नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल जीडीपी से ज्यादा होती है। चलो, ऐसे क्वेश्चन आंतरिक क्वेश्चन है, अंदरूनी क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ देता है यहां से। चलो, तो समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप एक चीज और समझ लो कि अगर सरकार क्या करती है, जैसे जो भी व्यक्ति कमाई करते हैं, जैसे जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, उनको सरकार पैसे देती है, सब कुछ देती है। अगर सरकार क्या करती है, उनके में कर लगाना कम कर देती है। ठीक है, सरकार अगर कम लगाना कम अगर कर है उनको अगर कम कर दे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था जो गति है वो ओबियसली कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्या होता है कि निरंतर आप जानते हो, जैसे जैसे आप जानते हो सरकार अगर जैसे इनकी जो आय है, जैसे नेशनल मतलब एक इनकम है, व्यक्तियों की जो इनकम है वो इनकम क्या होती है समय के साथ बढ़नी चाहिए, और इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है, इनकम जो है वो बढ़ नहीं पा रही। तो इससे क्या होगी, सरकार जो है उन पे जो कर है, सरकार जो कम है वो कर में ओबियसली क्या रहेगी, कमजोरी रहेगी कि नहीं, क्योंकि जब उनकी इनकम ही नहीं बढ़ रही है सरकार कर क्या लगाएगी, राइट। तो इससे क्या है, हमारी आर्थिक जो गतिविधि है, जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें कमी आ जाएगी, आर्थिक वृद्धि दर है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पुट किया गया है, तो वो हमने आपको समझा दिया। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जो जैसे वस्तु है वो महंगी हो रही है जबकि इनका सैलरी है वो उतनी ही है, तो आप जानते हो इससे क्या हो जाएगी, इससे जो है सरकार को कर नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, और सरकार जो है आर्थिक गति में जो वृद्धि दर है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये स्थितियां मिलती हैं देखने को, ये स्थितियां होती हैं, क्योंकि आप जानते हो अभी कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 में क्या हुआ था कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उनकी जो उनकी क्या हुआ था, उनकी जो आय थी वो भी आय अगर आप देखोगे तो कमजोर पड़ गई थी, समझ रहे हो, क्योंकि जिसे 20,000 मिल रही थी, 22,000 मिल रहे थे, उसमें कटौती होगी, लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे तो उसमें होगी कटौती, कंपनियां भाई अपनी तरफ से कहाँ से दें, तो उसमें क्या होगी, कटौती होगी। अब जब प्रॉपर उनकी जब आय नहीं मिल पा रही है, और जबकि आप जानते हो कि क्या हो रहा है, लोगों की मांग तो बढ़ रही है, क्योंकि खाना तो सभी को खाना है, खाना सभी को पेट को भर के खाना है, और प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे हैं, और निरंतर मांग भी हो रही है और आय भी में नहीं वृद्धि हो रही, तो वस्तु तो ओबियसली महंगी हो रही है, समझ रहे हो, वस्तु तो ओबियसली महंगी हो रही है, और वस्तु भी महंगी हो रही है, और जबकि उनके लोगों की जो आय है उसमें भी कोई प्रकार की वृद्धि नहीं है। तो इससे क्या होगा, समझ रहे हो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वस्तु महंगी होने के साथ साथ और आय उतनी ही है, तो इससे लोग जो मांग कर रहे हैं, राइट, उस जो लोग मांग कर रहे हैं वो भी मांग में कमी आ जाएगी, मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि वस्तु महंगी रहेगी, क्योंकि वस्तु कम बन पा रही है, राइट, तो वस्तु भी कम बन रही है, वो भी महंगी रहेगी। दूसरी बात, लोग तो पैसे नहीं है, राइट, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इससे लोग क्या करेंगे, इससे लोग तो एक तो पहली बात मांग भी नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं कि लोगों के पास पैसा है और वस्तु फिर भी नहीं बन पा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वस्तु महंगी हो जाएगी, तो फिर भी आप जानते हो सरकार के पास टैक्सेशन नहीं जा पाएगा। क्यों? जो कर है वो कहाँ से लगाएगी सरकार, क्यों, उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो उत्पादित शुल्क है वो सरकार नहीं लगा पाएगी, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा पाएगी,
तो सरकार के पास कोष जाएगा नहीं, सारा राजस्व नहीं जाएगा, तो इससे भी क्या हो जाएगी, आर्थिक जो वृद्धि दर है कमी आ जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अगर सरकार के पास, अगर सरकार कर कम लगा रही है तो इसका मतलब है जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कमजोर हो रही है। बस बात दिमाग में ये क्लियर कर लो। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी तक जीडीपी का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, समझ रहे हो, अभी तक हमने जीडीपी को निकाला है, रियल जीडीपी निकालते कैसे हैं, राइट। ये तो जब सीएसओ निकालता है तो वो निकालता कैसे है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे, कैलकुलेशन के पीछे कौन कौन सी विधियां हैं, तो अब उन गणनाओं को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि यही गणनाएं जो हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब बात ये आती है कि ये जो गणना है वो कैसे करते हैं, थोड़ा समझो। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी जो देश में जो कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी का, वो अगर आप देखोगे तो उसके निकालने की, जो गणना करने के कुछ 3 विधियां दी गई हैं। तो उन विधियों पर अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल समझते जाओ, समझ में आ जाएगी। तो देखो क्या होता है, जब जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी की गणना या अर्थात कैलकुलेशन, जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए 3 विधि हैं। क्या है, 3 विधि हैं। तो ये जो 3 विधियां हैं, इन्हीं विधियों के आधार पर हम क्या करते हैं, जीडीपी को निकालते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो इन 3 विधियों में जो प्रॉपर एक विधि होती है तो वो एक्सपेंडिचर की विधि होती है, सबसे मस्त विधि मानी जाती है। लेकिन जबकि अन्य विधियां आप देखोगे तो एक ग्रॉस पर भी होती है, राइट, उसको भी हम समझेंगे। निर्गत विधि पर भी होती है, आउटपुट जैसे जो निकलता है, आउटपुट मेथड है, उसके आधार पर भी हम निकालते हैं, राइट। इसके बाद आप जानते हो इनकम के आधार पर ही हम निकालते हैं और एक्सपेंडिचर के आधार पर हम निकालते हैं। तो हम इन तीनों को थोड़ा समझेंगे और हम आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी जीडीपी है वो किससे निकलती है, वो किससे निकलती है। तो आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पे कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेशन करते हैं तो प्रथम इसकी विधि है, उसे हम मान लेते हैं खर्च विधि, खर्च विधि। तो इस खर्च विधि में क्या क्या आ जाता है, खर्च विधि में क्या क्या आ जाता है, पहले आप खुद एक चीज सोचो, माइंड में सोचो कि सरकार जो ट्रैक करती है, सरकार जो ट्रैक करती है तो वो इनकम के आधार पर अच्छा ट्रैक कर सकती है कि खर्च के आधार पर अच्छा ट्रैक कर सकती है। खुद सोचो एक मन से अपना। जैसे आप ऐसे सोच लो कि, ऐसे सोच लो कि एक सरकार है, कोई एक सरकार है या कोई ऐसा कस्बा मान लो या घर मान लो, वहाँ पर आप जैसे खर्च कितना कर रहे हैं, राइट, इसके बाद इनकम कितनी आ रही है, तो हमें जीडीपी निकालनी है अपने घर की, राइट। तो खर्चा कितना हो रहा है, इनकम कितनी आ रही है, तो इनकम घर वाले तो अब पता चल जाता है कि मेरी इनकम इतनी आ रही है, लेकिन सरकार को क्या पता, सरकार को केवल अपनी आय पता होती है। सरकार को केवल जो वेतन देते हैं गवर्नमेंट, सरकारी कर्मचारियों को, उनकी तो सरकार को पता रहती है, लेकिन भाई जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी क्या पता रहती है, यहाँ पे माइंड में सेट कर लो, उनकी क्या पता रहती है। तो आप ऐसे खुद सोचो कि खर्च के आधार पर सरकार अच्छे से ट्रैक कर सकती है जीडीपी को, कि इनकम के आधार पर सबसे अच्छे ट्रैक कर सकती है, अर्थात आय के आधार पर, जो मतलब इनकम आती है लोगों की उनके आधार पर। तो आप एक चीज खुद सोच लो, आपको चीज एक खुद सोच लो, जैसे आप जानते हो हम इनकम के आधार पर ले लेते हैं, तो इनकम के आधार पर क्या होता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ओके, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई सरकारी सेक्टर में काम कर रहा है, तो सरकार जो है वो सरकारी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको तो वो ट्रैक कर लेगी, उनको ट्रैक कर लेगी, क्योंकि इनकम तो सरकार को ही देना है, उसको ट्रैक कर लेगी। और जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं तो वो तो अपनी इनकम कभी भी रियल बताते ही नहीं है, ठीक है। अगर वो कभी रियल बताते ही नहीं, अगर वो रियल बताते हैं ना तो आय से सबसे अच्छी इनकम मानी जाएगी, लेकिन वो रियल नहीं बताते भाई,
कभी रियल नहीं बताते हैं। अगर वो 20,000 कमा रहे हैं तो 10,000 बताएंगे, क्योंकि वो हमेशा टैक्स को छुपाना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे आप समझ सकते हो कि वो यही चाहते हैं कि हमसे से कम टैक्स लगे, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपना जो पैसा कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, वो एक्चुअली में सरकार को प्रॉपर नहीं बताते हैं। समझ रहे हो? नहीं बताते हैं, तो वो ट्रैक नहीं हो पाती है। तो आप ऐसे खुद सोच लिए। और जबकि खर्च के आधार पर आप जानते हो कि जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो, राइट, कोई चीज़ लेने जाते हो, तो वहाँ जब लेने जाते हो तो वहाँ पर अपना बजट बनवाते हो कि नहीं? बजट बनवाते हो, तो वो क्या होता है, ट्रैक होता रहता है। वो क्या होता रहता है, ट्रैक होता रहता है। तो खर्च के आधार पर अगर कहा जाए तो जीडीपी ठीक निकलती है, लेकिन खर्च के आधार पर भी पूर्ण जीडीपी नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि अगर आप खुदरा चीज़ें खरीदने जाते हो, खुदरा मूल्य पर कोई चीज़, जैसे मार्केट में गए 50 रुपए खरीदी, 100 रुपए खरीदी, राइट, तो ये क्या है, इससे जब हम परचेज करते हैं मार्केट में जा करके, तो आप जानते हो क्या होता है कि इसकी कोई कैलकुलेशन होती है क्या? नहीं होती ना कोई बजट बनता है। समझ रहे हो? ना कोई बजट बनता है। तो आप ऐसे खुद सोच लो कि 150 रुपए का पीछे आप जानते हो जो खर्च विधि भी है वो भी पूर्ण रूप से ट्रैक नहीं हो पाती है, लेकिन विधि जो इनकम वाली है इसकी तुलना में खर्च वाली है वो थोड़ा ट्रैक अच्छे से हो जाती है। अब देखो कैसे हो जाती है, अब वही हम आपको समझाते हैं। देखो क्या होता है, जैसे खर्च विधि की अगर हम बात करें, खर्च विधि की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप जोड़ लीजिए व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर। क्या आता है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में आप जानते हो इसको खर्च विधि एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इसके कुछ मानक हैं वो लिख लेना, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि जीडीपी की गणना जो होती है खर्च के आधार पर होती है, उसमें क्या क्या ऐसे मानक तैयार होते हैं जो खर्च विधि में क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं या खर्च विधि के अंतर्गत ये निर्धारित किए जाते हैं। तो ऐसे आप समझ लो कि पहला आता है सकल निजी व्यय या अर्थात एक्सपेंडिचर। तो पहला तो ये आता है। तो पहले आप ऐसे समझो, सकल का मतलब तो आपको हमने बता ही दिया था, लेकिन निजी आप जानते हो क्या होता है, अपना निजी घरेलू खर्चा। तो घरेलू खर्चा जो है, घरेलू जो खर्चा है, एक्चुअली में घरेलू खर्चा का हम उससे मत जोड़ो कि जो 150 रुपए का खर्च कर रहे हो। घरेलू खर्चा बड़े बड़े भी खर्चे होते हैं, जैसे बड़े बड़े 10,000 रुपए का फ्रिज खरीदना, 10,000 रुपए का बेड खरीदना, या बड़े बड़े कूलर खरीदना, और भी बड़े बड़े जैसे चेयर कुर्सी, इनका बजट बनता है। समझ रहे हो? इनका बजट बनता है, लेकिन ये क्या है, निजी खर्च हैं कि नहीं? ये भी तो निजी खर्च हुए। हम 150 रुपए की बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। 150 रुपए में मार्केट में गए और 100 रुपए की हम सब्जी ले आए या 100 रुपए में कुछ और ले आए, तो उसका कोई बजट नहीं बनता है ना। तो उसको हम इसमें, वो भी तो एक खर्चा है, निजी खर्चा है, लेकिन आप जानते हो वो ट्रैक क्यों नहीं हो पा रहा है? वो ट्रैक इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका कोई बजट नहीं बन रहा है। समझ रहे हो? उसका कोई बजट नहीं बनना है, तो वो प्रॉपर ट्रैक नहीं हो पा रहा। जबकि सकल निजी व्यय के अंतर्गत जो बड़ा बड़ा जो खर्चा है, जो 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हो ना मार्केट से, तो वो एक लिखित कर लेते हैं, वो अपने पर्ची में लिख लेते हैं और आपको दे देते हैं कि चलो इसकी इतनी गारंटी है, इसकी 1 साल की गारंटी, इसकी इतनी गारंटी। कोई भी उपकरण खरीदने जाओ तो उसकी गारंटी देते हैं, तो उसका क्या एक बजट बनता है। समझ रहे हो? उसका क्या है, बजट बनता है। तो एक्चुअली में इसमें क्या आ जाते हैं, सकल निजी व्यय। निजी व्यय का मतलब समझे, घरेलू खर्चे। और घरेलू खर्चे में हम कौन कौन खर्चे जोड़ेंगे? वो सभी खर्चे जिसका बजट बनता हो। और वो खर्चों को तो हम जोड़े कोई फायदा ही नहीं, लेकिन हैं वो भी खर्चे नॉर्मली जो मार्केट में खुदरा पे ले लेते हैं चीज़ें। 150 रुपये हम, 10 रुपये हम, 20 रुपये खर्च करते ही रहते हैं गोलगप्पों में। उनको क्या करेंगे? चलो, अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात होती है सरकारी व्यय। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकारी व्यय में क्या होता है कि सरकार क्या करती है, खर्च करती है। सरकार भी क्या करती है, खर्च करती है। तो आपको खुद पता होना चाहिए, सरकार भी खर्च करती है। दूसरी बात आप जानते हो कि सरकार क्या है, कर्मचारियों को पैसा देती है कि नहीं? जो भी उसमें कर्मचारी लगे होते हैं, सरकार के कर्मचारी लगे होते हैं, तो उनको भी क्या देती है, वो पैसा देती है। तो ये सरकारी खर्च है कि नहीं? समझ रहे हो? ये भी तो क्या है, सरकारी खर्चा है। तो ये जीडीपी से क्या हो रहा है, जीडीपी में भी तो इसका भी तो योगदान रहेगा कि नहीं? तो जीडीपी गणना में खर्च के आधार पर जब ट्रैक करेंगे
तो उसमें सकल निजी व्यय भी आ जाएगा, जो मतलब प्राइवेट लोग काम करते हैं उनका। दूसरी बात है सरकारी व्यय। तो इसमें आप जानते हो ना, जो सकल निजी व्यय है, सकल निजी व्यय है, इसके अंतर्गत आप जानते हो कि जो अपना घरेलू खर्चा है वो सभी आ जाता है। समझ रहे हो, इसमें क्या खर्चा आ जाता है, जो घरेलू खर्चा है वो सभी आ जाता है। तो इसके अंतर्गत समाहित कर लेते हैं। दूसरी बात है सरकार जो खर्च करती है, ठीक है, सरकार जो खर्च करती है तो इसको तो सरकार ट्रैक कर ही लेगी, पूरा पूरा सरकार इसे तो ट्रैक कर ही लेगी। जैसे कर्मचारियों को पैसा देना है या सरकार कहीं भी पैसे खर्च करती है तो इसको तो वो ट्रैक करेगी। सरकार को पता रहता है कि मैंने कर्मचारियों को कितना दिया, कब दिया, कैसा दिया, वो उसको सब पता होता है। तो सरकार उसके डाटा उसका तो बना ही रहता है, तो इसको तो वो ट्रैक कर लेगी खर्चा। अब बात ये आती है कि जैसे आप जानते हो कि ये जो खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, ये जो खर्चे कर रहे हैं ये एक्चुअली में क्या करते हैं, बचत भी तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनको 15,000 रुपये, मान लो 20,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, तो 20,000 का मतलब ये थोड़ी ना कि 20,000 ही खर्च कर लेंगे। इसका मतलब है ये कुछ अपने पास 5,000 रुपये मंथली बचाएंगे। तो ये 5,000 रुपये जो बचाते हैं तो हो सकता है इस 5,000 में से ये कहीं निवेश भी करें, राइट, ये कहीं क्या करें, निवेश भी करें। तो निवेश भी तो करते हैं, जैसे निवेश करते हैं पूंजी को बढ़ाने के लिए निवेश करते हैं कि नहीं। तो आप ऐसे समझ लो कि जितने भी सकल निजी जो व्यय हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें प्रॉपर जो है वो व्यय ही कर लें, लेकिन इसमें आप जानते हो क्या है, निवेश भी लोग करते हैं। तो निवेश को हम इसमें करेंगे, क्योंकि निवेश क्या है, ये भी तो खर्चा है। भले ही इससे पूंजी आती हो, लेकिन ये निवेश तो क्या है, एक खर्चा है, इसमें हम ऐड करेंगे, खर्च विधि में ऐड करेंगे। तो अब निवेश आप जानते हो सरकार भी निवेश करती है, सरकार भी तो निवेश करती है। सरकार का निवेश आप जानते हो, बड़ी बड़ी उद्योग स्थापित करने, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में स्थापित करने का सरकार क्या करती है, निवेश करती है, खर्च करती है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करती है। और इसमें आ जाता है ये सरकारी और प्राइवेट। तो प्राइवेट लोग भी, जैसे जो कर्मचारी जैसे प्राइवेट लोग हैं वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सरकार भी करती है, प्राइवेट लोग भी करते हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा निवेश में। भले ही जैसे सरकारी व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपना जब निवेश करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, कहीं सरकार को तो मतलब सरकार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट में ही तो करेंगे, क्योंकि सरकारी निवेश सरकार करेगी तब निवेश माना जाएगा, राइट। लेकिन जब कोई प्राइवेट सरकारी व्यक्ति है, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनियों में इसमें निवेश करता है तो उसका जो निवेश है अगर आप देखोगे ना तो वो प्राइवेट निवेश माना जाएगा। चलिए, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो निवेश है, प्राइवेट निवेश भी होता है और सरकारी निवेश भी होता है। सरकार भी करती हैं, प्राइवेट व्यक्ति भी निवेश करते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि इसमें और भी अगर जैसे जोड़ना चाहो तो जैसे आप जानते हो निर्यात, क्या होता है, निर्यात। तो जब आप जानते हो क्या करते हो, निर्यात करते हो, समझ रहे हो, जब क्या करते हो, निर्यात करते हो, तो निर्यात को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, निर्यात को हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे, जबकि आयात को क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो निवल निर्यात है उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं, निवल निर्यात है उसको हम शामिल कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो उत्पादन होता है, राइट, हमारे यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, तो ये उत्पादन जो है हमारे भारत में हो रहा है, राइट, ये भारत में हो रहा है। भले ही हम इसका निर्यात कर रहे हों, लेकिन ये भारत में इसका उत्पादन हो रहा है कि नहीं, भारत में उत्पादन हो रहा है नहीं, तो इसको जो उत्पादन में जो खर्चा लग रहा है वो भारत का लग रहा है कि नहीं। पहले खुद चीज़ें सोचो, माइंड से सोच लो। जैसे आप जानते हो कि सरकार ने कुछ उत्पादन किया, राइट, कुछ प्रोडक्ट बनाए, कहाँ बनाए, भारत में बनाए, तो उसमें लागत मूल्य तो लगेगा कि नहीं। सरकार उस पर बनवा रही है, प्रोडक्ट बनवा रही है, तो उस पर लागत मूल्य लगेगा कि नहीं। तो वो खर्चा हुआ कि नहीं। अब मान लो वही निर्यात हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बना तो भारत ही में है। तो जितना भी निर्यात आप कर रहे हो ना, जितना भी प्रोडक्ट आप निर्यात कर रहे हो ना, वो सब भारत में ही तो बना है, तो उसको हम किस में ऐड कर लेंगे, निर्यात में। किस में ऐड कर लेंगे, निर्यात में। जबकि आप जानते हो जो हम आयात करते हैं
तो आयात जो है एक्चुअली में देखा जाए तो हम ये बाहर से करते हैं, वो उत्पादन जो बनाया गया वो विदेश का है, ठीक है, किसी दूसरे देश में वो उत्पादन हुआ है, तो एक्चुअली में वो वहाँ की खर्च विधि में ऐड होगा, ना कि हमारी में। क्यों? क्योंकि हमने उसको आयात किया है, लेकिन जो उसमें वस्तु का लागत मूल्य लगा है ना, वो उस देश का लगा है, राइट, उस देश का लगा है। तो इसलिए दिमाग में हमेशा क्लियर कर लेना कि जब हम उत्पादन करते हैं, तो उत्पादित वस्तुएं जब निर्यात की जाती हैं तो उस पर लगने वाला जो लागत मूल्य है वो एक्चुअली में क्या है? खर्च है। एक्चुअली में क्या है? वो खर्च है। अगर प्राइवेट कंपनी खर्च करती है तो प्राइवेट खर्च है, सरकार खर्च करती है तो सरकारी खर्च है, राइट। तो वो तो दोनों है। तो आप ऐसे खुद समझ सकते हो कि ये क्या है, निर्यात जो है एक्चुअली में इसमें जो खर्च हुआ है वो ऐड हो जाएगा। जबकि आयात क्या है, मैंने आयात जो किया है वो क्या किया है? उत्पादन आयात किया है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट बना है जो भारत में जरूरत है, भारत में नहीं है, उसका मैंने आयात कर लिया है। तो उसको जब आयात करते हैं तो वो जो उत्पादन बना है वो कहाँ का है? दूसरे देश का है, राइट, वो दूसरे देश का है, तो उसकी वहाँ लागत मूल्य लगी होगी, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया? परचेज किया है, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं निबल निर्यात। तो निबल जो निर्यात है वो आप ऐसे समझ सकते हो। चलो तो उम्मीद करते हैं जो खर्च विधि है आपको समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन आप इसमें ये देख लो कि ट्रैक सरकार क्या क्या कर लेती है। अब ट्रैक क्या क्या कर लेती है, तो पहली बात तो ये है कि सरकार क्या ट्रैक कर लेती है? सरकार कर लेती है सरकारी व्यय, जितने भी खर्चे हुए हैं सरकारी व्यय। जैसे इसमें सरकारी जैसे कर्मचारी हैं, इनको अगर व्यय दिया जाता है, इनको खर्च दिया जाता है, तो सरकार इसको ट्रैक करती है, समझ रहे। जबकि दूसरी बात इसमें देखो, जैसे सरकारी निवेश हो रहा है, राइट, सरकारी निवेश हो रहा है तो इसको सरकार क्या कर लेगी? ट्रैक कर लेगी, ओके। और आप जानते हो जो निर्यात सरकार कर रही है, राइट, तो उसमें जो लागत मूल्य है, जो है गवर्नमेंट का, वो सब ट्रैक कर लेगी, राइट। अब जबकि देखो कंपनियां भी अपना निवेश करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, तो कंपनियां आप जानते हो तो वो भी गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, लेकिन आप जानते हो कि वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर भी ट्रैक करता है गवर्नमेंट, बहुत प्रयास करता है इस चीज़ को लेकर के, प्रयास करता है, ट्रैक करता है, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाता। जैसे आप जानते हो निजी व्यय है, इस पे अगर जैसे निजी व्यय है, तो निजी व्यय आप जानते हो कि इसका जितना बजट बनता है, इसका जो बजट बनता है, तो बजट जो है एक्चुअली में देखा जाए तो भले ही प्रॉपर ना हो तो कुछ तो बजट बन के जाता है, कुछ तो बजट बन के जाएगा, तो वो तो क्या हो जाएगा? ट्रैक होगा कि नहीं। लेकिन आप जानते हो जो आप खुदरा चीज में खरीद लाते हो, मार्केट में गए 50 रुपए खरीद लाते हो, वो तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आप जानते हो क्या होता है कि इसको प्रॉपर ट्रैक नहीं कर सकते हो, फिर भी काफ़ी हद तक इसको ट्रैक कर लोगे। और ये सरकारी व्यय जो भी खर्चे हुए हैं ये तो सब ट्रैक हो जाते हैं। निवेश में सरकारी निवेश है, ये सब ट्रैक हो जाएगा। प्राइवेट जैसे निवेश होता है तो आप जानते हो इसका जो निवेश है, राइट, इसका जो निवेश है तो आप जानते हो गवर्नमेंट भी इस पर क्या लगा देती है? टैक्स लगा। जैसे आप कहीं निवेश करते हो तो उसका जो भी पूंजी आप कमाओगे तो लाभ पूंजी कर सरकार लगाती है कि नहीं। तो फिर आप जानते हो वो कैसे लगाती है, उसको पता रहता है, तो वो भी ट्रैक करने में काफ़ी हद तक वो प्रयास कर लेती है, कर भी सकती है, लेकिन आप जानते हो प्रॉपर फिर भी नहीं कर पाती है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको खर्च विधि के माध्यम से जो भी हम जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे वो सबसे बेस्ट है, और इसी पे भारत सरकार करती है। अब अलग अलग देश की है तो वो अपने हिसाब से करती है, जिसको जैसे लगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेती है। अब हम बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी क्या आती है? अभी पहली मैंने समझ ली खर्च विधि, अब दूसरी को हम समझते हैं। देखो क्या है, जब हम दूसरी समझते हैं तो उसमें आती है इनकम के आधार पर, ठीक है, इनकम के आधार पर। तो इनकम में क्या होता है, जैसे जो भी लोग हैं या आप जानते हो इनकम है, ठीक है, तो इनकम के आधार पे थोड़ा समझ लो। हाँ, देखो, एक मिनट। दूसरी जो है वो है आय विधि, यानी कि आय के आधार पर कैसे ट्रैक सरकार कर सकती है कि नहीं। वैसे आय के आधार पे वो नहीं कर पाती है,
अपना ही कर पाएगी, राइट। सरकार जो है आय के आधार पर अगर आप देखोगे, अगर वो ट्रैक करती है तो कर पाती है कि नहीं, कहाँ तक हद तक कर पाती है, तो थोड़ा समझो। आय के आधार पे आप जानते हो कि जैसे जो निजी आय होती है, लोगों की जैसे आय होती है, जैसे आप जानते हो जिसे बोलते हैं पारिश्रमिक आय, राइट। तो पारिश्रमिक आय में क्या क्या आ जाते हैं, पारिश्रमिक आय में क्या आ जाता है, तो पहला तो आप जानते हो कि बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन आ जाता है। तो बिजनेसमैन जैसे आप जानते हो किसी की कंपनी है, कोई बड़ा व्यापारी है, कंपनी है, बिजनेसमैन है, राइट। तो वो तो अपना मेहनत करेगा नहीं, वो तो मेहनत नहीं करेगा, क्यों, उसकी कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कर्मचारी लगाए है, तो उससे क्या है, व्यापार की पूंजी है उसकी, व्यापार से उसको लाभ आ रहा है, वो खुद ही मेहनत नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसके पास इनकम थी, पैसा था, पूंजी थी, तो उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट जब वो कर देता है तो उसकी क्या है, उससे मिलती है उसको बेनिफिट, उसको क्या मिलता है, व्यापार लाभ मिलता है। तो व्यापार लाभ को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बिजनेसमैन का व्यापार लाभ, तो पहला आएगा बिजनेसमैन का व्यापार लाभ। देखो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये याद कर लेना, ये सब माइंड में है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि आय विधि में कौन कौन से ऐसे मानक हैं, मानक निर्धारित करने वाले हैं जो आय विधि में आते हैं। तो जैसे एक बिजनेसमैन व्यापार लाभ है, वो आ जाएगा। दूसरी बात है कि जो श्रम लगे होते हैं, राइट, जो श्रम लगे हैं, जैसे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, इनमें श्रम लगे हैं, तो इनकी जो मिलने वाली सैलरी है वो आ जाएगी, कि मिलने वाली जो सैलरी है वो आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं श्रम की सैलरी, जो श्रम सैलरी है वो आ जाएगी। जैसे फैक्ट्री कर्मचारी में जो लोग लगते हैं ना, तो उनको उसके बदले, मेहनत के बदले क्या देती है कंपनी, वहाँ की उनको पैसे देती है, सैलरी देती है, तो वो आ जाएगी इसमें। इसके बाद आप जानते हो हम्म, इसके बाद आप जानते हो कि जो व्यक्ति, जैसे किसी का बड़ा मकान है, राइट, किसी व्यक्ति का बड़ा मकान है, अब उस मकान में क्या होता है कि कई सारे किराएदार रहते हैं, राइट। तो कई सारे किराएदार रहते हैं, तो वो क्या है कि इस मालिक को किराया देते हैं, ओके, इस मालिक को क्या देते हैं, वो किराया देते हैं। तो इस मालिक को जो किराया देंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, अर्थात रेंट भी शामिल हो जाता है, राइट, रेंट भी शामिल हो जाता है, जिसे हम व्यापार लाभ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी शामिल हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हो कि इसके अंतर्गत और क्या आता है, जैसे कोई व्यक्ति है किसी बड़े व्यक्तियों से, जैसे जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जैसे व्यापारी हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, राइट, उनसे क्या है, पैसा उधार ले लेता है, तो उसके बदले उनको क्या देता है, ब्याज देता है। तो ब्याज से प्राप्त आय है, उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये ब्याज से प्राप्त आय कौन कौन है, जैसे आप जानते हो कोई बड़ा बड़ा साहूकार है, राइट, तो साहूकार जैसे साहूकार है, बड़ा बड़ा व्यक्ति हैं, तो उनसे लोग क्या कर लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उनके बदले क्या देता है, ब्याज देता है, उनके बदले क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, तो उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब जैसे आप बोलोगे सर कि जैसे हम बैंक में रुपए जमा करते हैं, समझ रहे हो, जैसे बैंक में रुपए जमा करते हैं, तो बैंक में जो रुपए जमा करते हैं उसका जो ब्याज मिलेगा, तो आप ऐसे समझो वो ब्याज जो है उसको, वो ट्रैक में रहता है, ठीक है, वो ब्याज ट्रैक में रहता है, क्योंकि जो वो ब्याज दिया जा रहा है वो बैंक का सब अपना एक लिखित दस्तावेज रहेगा, वो लिखित दस्तावेज रहेगा कि इतने इतने परसेंटेज में हमने इस व्यक्ति को ब्याज दिया, तो वो ट्रैक रहेगा। लेकिन ये वाला अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो ब्याज साहूकार से लोगे या आप किसी बड़े व्यापारी से लोगे ना, तो वो आपने अपना एक निजी ब्याज ब्याज पे लिया है पैसा, तो अब जब लौटाओगे तो वो क्या है, ब्याज दोगे ना, उसे ब्याज दोगे ना, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो आप ऐसे समझ लो जितना भी ब्याज है वो शामिल हो जाता है। जैसे आप जानते हो कि कुछ ब्याज है, ये वाला ब्याज तो ट्रैक नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे आरबीआई से जो मिलने वाला, जैसे पैसा जमा करते हो वहाँ से मिलने वाला जितना भी ब्याज है, ठीक है, वो ट्रैक होता रहता है। चलिए, अब बात ये आती है कि आय विधि में क्या क्या शामिल होता है। तो बिजनेसमैन के जो व्यापार हैं, वहाँ से जो बिजनेसमैन हैं उनको जो व्यापार, जैसे वो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं तो उनसे मिलने वाला जो लाभ है। दूसरी बात है, श्रम जितने काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी है वो आ जाएगी।
और जैसे कोई व्यक्ति है वो रेंट पे रह रहा है और रेंट पे उसको किराया दे रहा है तो वो भी शामिल हो जाएगा। चौथी है कि जैसे कोई व्यक्ति ने किसी से पैसा उधार लिया है और पैसे उधार लिया है उसका वो ब्याज दे रहा है तो वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए तो ये आय है कि नहीं, पूंजी कमा रहा है कि नहीं। अब आता है सरकार का, तो सरकार आप जानते हो कर्मचारियों को वेतन देती है तो वेतन भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो वेतन भी शामिल होगा जो सरकार कर्मचारियों को देती है। राइट, तो सरकारी कर्मचारियों के जितने भी वेतन हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं, सरकारी कर्मचारी के वेतन, तो ये भी शामिल हो जाए। क्यों, ये भी तो आय है, इन व्यक्तियों के लिए आय है जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। चलो, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं। तो आय विधि में सरकार जब ट्रैक करती है आय के आधार पर, आय के आधार पर ट्रैक करती है, तो इसमें क्या है कि जितना ये वेतन है, ये जो वेतन गवर्नमेंट दे रही है, ओके, जितना ये वेतन दे रही है इसको तो वो ट्रैक कर लेगी कि किस व्यक्ति की कितनी आय है। राइट, उस आय के आधार पर वो टैक्सेशन लगा करके, टैक्स लगा करके वो उसको ट्रैक करती रहती है। क्या कर लेती है, उसको वो ट्रैक करती है। जबकि आप जानते हो बिजनेस से, जैसे ये मेन व्यापारी है, ये है लाभ है इसका है, तो आप जानते हो ये बिजनेस का जितना भी व्यापार हो रहा है ये कभी भी आपका बताएगा कि मुझे इससे इतना इनकम आई है, इतना आया है, तो ये नहीं बताएगा। दूसरी बात है श्रम की सैलरी। वैसे आप जानते हो सरकार इन पे क्या लगा देती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उन पे देखा जाए तो क्या लगाती है, कारपोरेशन टैक्स लगाती है, निगम कर लगाती है। बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, इन पे क्या लगाती है, निगम कर लगाती है। तो वो निगम कर जो है वो सीधा सीधा कंपनी पे ही लगता है। ठीक है, वो सीधा सीधा कंपनी पे लगता है, लेकिन कंपनी जो है वो अपने पास से देती जरूर है, लेकिन वो कहाँ से कट करती रहती है, वो कर लेती रहती है जो श्रम, जो जितने भी श्रम उसमें लगे होते हैं उनका वो कटौती करती रहती है। राइट, तो वो भी आप देखोगे भले ही कंपनी पे वो लगा है, लेकिन वो कंपनी पे लगा जरूर है, लेकिन वो आप ऐसे समझ लो वो वहाँ के जो रहने वाले जितने कर्मचारी हैं, श्रम है, उन पे लगा है, ये समझ लो माइंड में। राइट, तो वो भी आप जानोगे उसको ट्रैक करती है, लेकिन आप जानते हो वो प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि ये कर्मचारी की जो उसकी तो निश्चित आय होती है, तो ये कर्मचारी की जो श्रम होती है, सैलरी होती है, इसको आप जानते हो ये वहाँ की जो कंपनी है वो अपने आधार पे डिपेंड, अपने आधार पर इनको देती है, तो वो कम ज़्यादा करती रहती है। तो ये इसका जो सैलरी है, आय है श्रम की, आप वो कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है, जो व्यक्ति जैसे रेंट पे काम कर रहा है, रेंट है, जैसे कोई व्यक्ति है किसी के कमरे हैं, 4 कमरे वहाँ पे रहने वाले आते हैं लोग, ठीक है, तो उससे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट बताएगा ही नहीं। अगर उसको मिलते होंगे एक रूम पे 4,000, तो वो बताएगा कि मुझे 2,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो बताएगा मुझे 1,000 मिल रहे हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार दे रहे हैं, या वो ये कह देगा कि हम फ्री दिए हैं, बताओ हम फ्री दिए हैं। ऐसा भी बोल सकता है क्या है, वो कहेगा हम तो जनहित कर रहे हैं। तो ऐसा भी बोल सकता है, तो ऐसा भी बोल सकता है। राइट, तो इसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है ना। ये तो भाई अपनी निजी वर्क हैं, ये अपने अकॉर्डिंग लोगों को देंगे, चाहे 4,000 में, 2,000 में, 1,000 में, तो ये तो बताएंगे नहीं कभी गवर्नमेंट को। दूसरी बात है, जैसे ये ब्याज है, राइट, तो ये जो ब्याज आप अगर देखोगे तो ये ब्याज है, तो ये भी साहूकार हैं, कर्मचारी हैं, जो साहूकार हैं जो किसी व्यक्ति को ब्याज देते हैं, तो वो कभी बताते हैं कि मैंने इतने परसेंटेज पे दिया है, सरकार को कभी नहीं बताएंगे, नहीं बताते हैं। वो सरकार को बता देंगे हमने 1% पे दिया, 2% पे दिया, जबकि देते हैं वो 10-10% पे 2-10% पे देते हैं लोगों को, लोगों का मांस खींचते रहते हैं। तो ऐसा भी करते हैं, तो ये भी नहीं बताएंगे ना, तो इसको भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। जबकि आरबीआई, और जैसे आप जानते हो जो बैंकन में जब पैसा जमा होता है, एफडी आप करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उनसे जो ब्याज मिलता है आपको 7%, दो, जैसे अलग अलग उसके अकाउंट होते हैं, तो खाता होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ब्याज मिलता है, राइट, तो वो ब्याज जो है, वो ब्याज जो है अगर आप देखोगे ना तो वो काउंटिंग में रहता है, वो ब्याज है काउंटिंग में रहता है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको आय विधि में समझ में आ गया है। तो इसमें आपने, सरकार ने क्या क्या ट्रैक कर पाया, सरकार ने वेतन, सरकारी कर्मचारी वेतन ट्रैक कर पाए, और कंपनी पे जो भी उसने कारपोरेट टैक्स लगाया था, जो भी कर लगाए हैं, तो उस कर को वो क्या कर लेती है, ले लेती है। लेकिन आप जानते हो कर को तो ले लेगी, लेकिन अब इस बिजनेस की कितनी कमाई हो रही है, क्या हो रहा है, इसको सरकार को कोई पता नहीं होता है, समझ रहे हो, सरकार को कोई पता नहीं होता है। दूसरी बात, सैलरी श्रम लोगों को कितनी मिल रही है, सरकार को कोई पता नहीं, किसी को रेट पे कितने रुपए में दिया है, क्या दिया है, किसी को, कोई सरकार को नहीं पता। कोई व्यक्ति ने किसी को ब्याज दिया है, कितने पे कितने रुपए दिए हैं, कितने ब्याज पे दिए हैं, क्या दिए हैं, सरकार को कोई पता नहीं। अब बताओ सरकार कहाँ से कमाई करे,
खुद सोचो। तो आप ऐसे खुद लॉजिकल माइंड लगा लो कि सरकार जो है आय जो विधि है इस मेथड पे जीडीपी निकालेगी तो सरकार तो डूब गई। सरकार तो गई गई नीचे पानी में। तो सरकार इसलिए आय व्यय पे तो वो कभी नहीं निकालती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ईमानदार लोग तो हैं ही नहीं, ईमानदार नहीं है। सब ज़्यादा ज़्यादा चोरी चपाटी करने वाले लोग हैं। कितनी इनकम आएगी तो इतनी बताएंगे, ठीक है। हाँ, सरकारी वाले तो अपनी बता देंगे कि मेरी भाई इतना इतना है, 90,000, 50,000, 60,000 है, क्योंकि उन्हें को तो सरकार दे रही है, कोई टेंशन नहीं। जो प्राइवेट वाले होंगे तो 20,000 कमाएंगे तो 10,000 बताएंगे। समझ रहे हो? वो यही सोचते हैं कि सरकार हमारी आय को ट्रैक ना करे। तो ऐसा भी नहीं है कि जितने भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो इनको पूर्णतः ट्रैक नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है। सरकार इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रयास कर रही है, ठीक है। चलो, तो ये तो बहुत ही बेकार है, इसको तो समझा दिया है, लेकिन इस पर नहीं कैलकुलेशन होती है। इसके बाद आती है सबसे अच्छी एक चीज़ और आती है, लेकिन उस पर भी सरकार ना ट्रैक नहीं करती है, क्योंकि उस पर पूर्णतः ट्रैक कर नहीं पाती है। जो तीसरी विधि है, तो तीसरी जो विधि है उसको थोड़ा समझ लो। तीसरी विधि क्या होती है, जैसे आप ऐसे समझो, थर्ड विधि। थर्ड विधि जो है वो देखो जाए तो वो है निर्गत, वो होती है निर्गत विधि, ठीक है, या हम इसे बोलते हैं आउटपुट मेथड, निर्गत विधि। निर्गत विधि का मतलब ये है कि उत्पादन के बेस आधार पे थोड़ा समझ लो, उत्पादन के बेस पर ही ये होती है निर्गत विधि। निर्गत मतलब विधि है कि आपका आउटपुट कितना है, यानी कि आपने उत्पादन कितना किया और उसका आउटपुट कितना गया, इसके आधार पर थोड़ा समझते हैं। चलो, तो आप ऐसे देखो, जैसे आप जानते हो कि उत्पादन जो होता है, राइट, उत्पादन जो होता है, तो आप जानते हो कि प्राकृतिक आधार पर भी उत्पादन होता है। मैंने आपको बताया कई बार, प्राकृतिक आधार पर जो फसलें हैं वहाँ से कृषि क्षेत्र में उत्पादन है। इसके बाद आप जानते हो विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र से भी उत्पादन होता है, यानी भौतिक संसाधन जो होते हैं उनसे भी उत्पादन होता है, राइट। इसके बाद आप जानते हो सेवा, सेवा के आधार पर आप जानते हो उत्पादन होता है। लोग सेवाएं देते हैं, उत्पादन तो करते ही, और क्या है, राइट। चलो, तो अब बात ये आती है कि प्राकृतिक आधार पर अगर आप देखोगे, प्राकृतिक आधार पर अगर आप देखोगे तो इसमें आप जानते हो फसलें आ जाती हैं, राइट। तो फसलों से कोई चीज़ उत्पादित होती है, फसलों से मान लेते हैं क्या हुआ उत्पादन, गेहूं हुआ, क्या हुआ, गेहूं हुआ। तो ये गेहूं की अगर आप मूल्य देखोगे तो मान लो वर्तमान में 2500 रुपये है, 2022-23 की बात कर रहे हैं, 23 में, तो अभी वर्तमान में जो गेहूं का जो मूल्य है वो कितना है, 2500 रुपये है। अब बात ये आती है कि यही गेहूं है, जो यही गेहूं है, अब इसका ये तो एक प्राकृतिक उत्पादन है, प्राकृतिक उत्पादन है, लेकिन आप जानते हो इसको हम रूपांतरित करेंगे। जब हम इसको रूपांतरित करेंगे, अर्थात मशीनों के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जब हम उत्पादन करेंगे तो ये जाएगा विनिर्माण उत्पादन में, ठीक है। ये किस में जाएगा, विनिर्माण उत्पादन में। तो जब ये विनिर्माण उत्पादन में जाता है, राइट, विनिर्माण उत्पादन में जाता है, तो इसमें आप देखोगे तो इसका जो मूल्य 2500 था, ये गेहूं था, और जब इसको विनिर्माण से कराया गया तो ये आटा बन गया। क्या बन गया, गेहूं से बनाया आटा। अब आटा बना के जैसे आपने घर ही पे सब खाना आना खा लिया, घर ही पे रोटी बना के खा ली, तो ये तो इसका हो गया उपभोग, तो उपभोग हो गया, तो इसको हम फिर आगे जीडीपी में नहीं गिनते हैं, बस ये तो वहीं ख़त्म कर लो। तो आप ऐसे समझ लो कि जो आटा हम घर पे पीस के आटा रोटी बनाते हैं, खाते हैं ना, उसको हम कहाँ जीडीपी में गिनते हैं, जबकि गेहूं को हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, गेहूं पे हम कैलकुलेशन करते हैं, राइट। लेकिन आटा जो है हम जैसे उपभोग कर लिया तो उसको तो हमने खा लिया, उसको तो हमने खा लिया, लेकिन गेहूं पे वही करते हैं, जैसे जो गेहूं जैसे हम बेचने जाते हैं मार्केट में, जब बेचने जाते हैं तो उसको वो ट्रैक होता रहता है। जैसे आप एक चीज़ और सोचो कि जैसे किसी खेत में कितना भी उत्पादन हुआ, तो कभी भी आप हमेशा याद रखना, किसान कभी भी जैसे कहीं पे अगर 25 क्विंटल है या 30 क्विंटल हुआ, तो हमेशा किसान बताएगा मेरा 15 क्विंटल हुआ, 20 क्विंटल हुआ, और हो रहा कितना, 30 क्विंटल। तो आप ऐसे खुद सोचो कि झूठे किसान भी होते हैं, वो कभी नहीं बताते हैं, राइट।
तो इसीलिए नहीं बताते हैं। तो समझ रहे हो, तो जितना आप उनकी वो बचत में रखते हैं, अपना बचत में रखते हैं, तो वो बचत का जो है उपभोग कर लेते हैं, तो वो कहाँ शामिल रही, वो तो अपने घर ही में खाली खर्च कर लिया, तो उसमें किसी प्रकार का वैल्यू एडेड नहीं हुई है, राइट, उसमें कोई वैल्यू एडेड नहीं हुई क्योंकि वो भोग में हो गया। अब मान लेते हैं कि यही गेहूं है, अब ये आटा बना, तो आटा बना तो ये कितने रुपए का हो गया, मान लो 3,000 रुपए का हो गया, ठीक, 3,000 रुपए का हो गया, 2500 रुपए का था 1 कुंटल, वो आटा हो गया 3,000 रुपए का। अब यही आटा, अब देखो ये 25 से 3,000 का बना, तो इसमें कितना रुपए ऐड हो गया, वो हो गया 500 रुपए। जब ये मार्केट में जाता है तब, अब मान लो 25 रुपए का था, तुमने आटा बनवा लिया और आटा आपने उपभोग कर लिया, तो इसमें कहाँ वैल्यू एडेड जुड़ी, कहाँ जुड़ी, वो तो उपभोग हो गया, उसकी मार्केट में वो गया ही नहीं, खा लिया, पेट में कर लिया गेहूं रोटी वोटी बना करके, हाँ, अब वो मार्केट में गया, अब मार्केट में वो हो गया, वो बिक रहा है कितना आटा, 3,000 रुपये कुंटल का। अब यही आटा तो ऐसा है नहीं कि आटा ही वहाँ पे हो जाए, तो अब क्या होता है कि यही आटा, अब जैसे अब मान लो ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे आटा लोग परचेज करते हैं, ठीक है, तो आटा लोग परचेज करते हैं, तो उसमें जानते हो वो उपभोग हो जाता है, वो उपभोग हो जाता है, तो वहाँ पे जानते हो ये जो 3,000 ये जो 500 रुपये हैं, ये तो एडेड हो ही जाएगा कि नहीं, ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये 25 से 3,000 रुपये में मार्केट में गया। लेकिन जो किसान लोग हैं ना, वो 25 रुपये का जैसे गेहूँ है, तो वो तो पिसाएंगे और खा लेंगे, तो वो तो मार्केट में गया नहीं, तो ना किसी ने खरीदा है आटा किसी ने, तो वो तो उपभोग उन्हीं ने कर लिया ना, तो उसमें कहाँ मूल्य वैल्यू एडेड कहाँ हुई, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये देखो, इसके बाद आप जानते हो ये 3,000 का आटा है, अब 3,000 का आटा है, अब इससे क्या बनता है, इससे आप बना लो ब्रेड, क्या बना लो, ब्रेड। ये जो ब्रेड है इसकी अगर कीमत देखोगे ना, तो इसकी कीमत मान लेते हैं कितनी हो गई, 4,500 रुपये। अब इसकी देखो ब्रेड की कीमत कितनी है, 4,500 रुपये, तो यही आटा से बन गया ब्रेड, ब्रेड की कीमत कितनी हो गई, 4,500 रुपये है। तो आप ऐसे सोचो कि ये 3,000 रुपये का आटा था और ये कितना हो गया, 4,500 रुपये का, तो ये 4,500 रुपये है, ठीक है, तो इसलिए इतने से 4,500 के बीच कितना वैल्यू एडेड जुड़ा है, वो जुड़ा है 1,500 रुपये। अब देखो 500 रुपये यहाँ ऐड हो गया, 1,500 रुपये यहाँ ऐड हो गया, अब इसके बाद देखो और भी बढ़ेगा ये, अब ये ब्रेड से क्या बनेगा, केक, राइट, अब ये केक बन गया, तो अब ये केक बना, जैसे अब ये केक बना, तो केक कितने का हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं कुंटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 किलो की बात नहीं कर रहे हैं, केक हो गया मान लो कितने का कर दूं, इसको अपने आधार पे कर लो, 65 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ से देखो 4,500 से सीधा 65 रुपये हुआ, राइट, सीधा 65 रुपये हुआ, तो ये कितना इसमें वैल्यू एडेड जुड़ा है, वो जुड़ा 45 से तो 6500, तो कितने में जुड़ा, 2,000 रुपये, कितना जुड़ा, 2,000 रुपये, तो ये क्या है, वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड है। तो आप ये यहाँ केक गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। अब मान लो यही केक है, अगर इस पर हो सकता है तो सेवाएँ भी हो सकती हैं, जैसे ये 65 रुपये कोई बेच रहा है, राइट, 65 रुपये किसी ने बेचा, आपने जैसे इस व्यक्ति को 65 रुपये में बेचा और इसने किसी को 7,000 रुपये में बेच दिया, उसने किसी को 75 रुपये में बेच दिया जाके, तो ये क्या, ये पूरी सेवा आ जाएगी, ये सेवा, क्योंकि लोग है ना, एक वस्तु को बेचने में वो कई सारी सेवाएं उसमें बीच में ऐड होती रहती हैं, तो वो भी आप जानते हो ना, वो भी क्या है, एक सेवाएं है, लेकिन वो भी वैल्यू एडेड में आ जाएगा, लेकिन वो एक सेवा में आ जाएगा, राइट। तो आप ऐसे खुद सोच लो कि ये आप जानते हो कि 500 रुपये ये ऐड हुए, 1,500 रुपये ये ऐड हुए, 2,000 रुपये ये ऐड हुए, तो टोटल 1,500, 2,000, 2,000, 4,000 रुपये ये वैल्यू एडिशन हुआ, क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे, अब इससे ये समझ सकते हो कि सरकार क्या इसको ट्रैक कर लेगी, सरकार क्या इसको ट्रैक कर लेगी, क्या सरकार इसको क्या ट्रैक कर सकती है क्या, आप दिमाग में खुद लगाओ, सोच लगाओ, सोचो सोचो, दिमाग में सोचो, कितना ट्रैक कर लेगी क्या सरकार, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि गेहूँ खरीदती है, मान लो सरकार ने खरीदे, आटा बनवाया, आटा से ब्रेड है, ब्रेड से केक है, मान लो सरकार भी अगर वैसे प्राइवेट जो काम करते हैं तो उनका तो ट्रैक कर ही नहीं पाएगी, अब सरकार भी अगर इस पर काम कराती है, ठीक है, तो सरकार आप जानते हो आटा बनवाया, कितना क्या बनवाया, ब्रेड बनवाया, कैसा क्या है, लेकिन आप जानते हो ब्रेड जो लोग ले रहे हैं, राइट, ब्रेड जिनने ले लिए, अब वो ब्रेड बना के केक बना रहे हैं, ठीक है, ब्रेड बना के केक बना रहे हैं, तो ये तो भाई यहाँ पे तो केक दूसरे किसी ने बना लिया,
तो आप जानते हो कि इस पे कितना क्या मूल्य है, कैसा क्या है, ये तो वहाँ के निजी लोग ही जानेंगे। तो आप जानते हो ये कैसे ट्रैक कर पाएगी सरकार? नहीं कर पाएगी ना, नहीं कर पाएगी। तो आप खुद सोचो एक दिमाग से कि सरकार जो है, ये जैसे आटा कितना हुआ, इससे कितना ब्रेड बना है, ब्रेड से कितने लोग ने केक बनाया, अब ये केक कहाँ कहाँ कौन कौन सेल कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि इसको सरकार ट्रैक नहीं कर पाती है, राइट। सरकार के कोई लिखित दस्तावेज में जा ही नहीं रहा है, बजट में जा ही नहीं रहा है, तो कहाँ तक करेगा लेगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो समझ में आना चाहिए, इसको भी सरकार ट्रैक नहीं कर पाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांस चीज़ पे। जैसे आप जानते हो एडवांस में देखो क्या क्या चीज़ आ जाती है। जैसे आपको पता होना चाहिए, सेवा में कुछ चीज़ें हम देखो ऐड समझते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई जैसे व्यक्ति है, राइट, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी अच्छे क्लास में पढ़ रहा है, कैसा भी है, किसी में बढ़िया है, पास आस हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस व्यक्ति ने क्या परचेज की, इसने कोई 4 पहिए की गाड़ी परचेज कर ली, 4 व्हीलर परचेज कर ली, राइट। 4 पहिए की क्या कर ली, गाड़ी कर परचेज कर ली। अब ये 4 पहिए की गाड़ी इसने परचेज कर ली, राइट। अगर ये ठीक जगह लगाता है, ठीक जगह अगर इसका लगाता है, तो इससे तो पूंजी मिल जाएगी, राइट, पूंजी मिल जाएगी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये पूंजी ही मिले, समझ रहे हो? ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह क्या मिले, पूंजी ही मिले। तो इसलिए आप जानते हो क्या होता है कि ये देखा जाए तो ये व्यक्ति है, खूब पेट्रोल लगा डाल के चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब क्या हुआ कि यही जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है क्या करता है कि ये गाड़ी जो है कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, थोड़ा टूट फूट गई, तो ये चाहता है कि चलो हम इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जब इसको बेचेगा, राइट, अब इसको बेचेगा तो ये मान लो कितने में, पहले उसने मान लो 6 लाख में ली थी, 6 लाख में उसने ये गाड़ी परचेज की। अब यही गाड़ी जो है जब वो बेचेगा ना, तो ये कितने में बेचेगा, तो ये 6 लाख में तो बेचेगा नहीं, 6 लाख में तो बेचेगा नहीं, ये कितने में बेचेगा, ये बेच देगा इसको शायद 3 ही लाख में बेच दे, 3 ही लाख में बेच दे। तो देखो यहाँ पे 6 लाख की इसने परचेज की और 3 लाख की ये बेच रहा है, 3 लाख की ये बेच रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ सोचो कि जो चीज़ इसने यहाँ पर ली थी, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो चीज़ यहाँ पे इसने ली थी, ये क्या किया था, खर्च। तो ये खर्च का क्या बना था, बजट। तो मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था एक्सपेंडिचर, खर्च विधि बताई थी कि नहीं, तो खर्च विधि में ये ऐड हो जाएगी, ये जो गाड़ी है ये खर्च विधि में ऐड हो जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति ने परचेज की तो इसका बजट बनेगा, सब कुछ बनेगा, राइट, तो वो खर्च विधि में आ जाएगा, खर्च विधि में आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि जब ये यहाँ पर क्या होता है कि जब ये यहाँ पर ये बेच रहा है, यहाँ पर बेच रहा है, तो इसका कहीं बजट बनता है क्या, नहीं बनता है। मान लो जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति ने किसी अच्छी कंपनी से कार निकाल लाई, तो वहाँ पर कंपनी के यहाँ वो बजट बन जाएगा, लिखित हो जाएगा, सब कुछ वहाँ पे प्रमाणित चीज़ें हो जाएंगी, लिखित हो जाएंगी कि ये गाड़ी ऐसी ऐसी है, इस व्यक्ति ने ली, सब कुछ इतने रुपए में ली, ये इसका मूल्य है, ऐसा ऐसा सब हो जाएगा। वो तो खर्च विधि में हो गया, ट्रैक कर लिया, ट्रैक हो गया वो, राइट। अब क्या होता है कि यही व्यक्ति की जब गाड़ी किसी एक्सीडेंट में हो जाए या उसको पैसे ना रहें, पेट्रोल डालने के लिए पैसे ना रहें, तो वो क्या करता है, इसको बेचने लगता है। जब वो बेच देगा तो वो 6 लाख में तो बेचेगा नहीं, 3 लाख में बेच देगा, या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना उसके साथ घट जाए जिसकी वजह से उसको मुसीबत में बेचने पड़े, तो वो 6 लाख की जगह 3 लाख में बेच देगा, भाई जाने दे, मुसीबत है, 3 लाख में ठीक है, तो 3 लाख में वो क्या करेगा, बेच देगा। अब जो 3 लाख में बेचा है, जिसे बेचा है, तो क्या वो बजट रहेगा, क्या वो बजट में शामिल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल, राइट। तो ये बजट में शामिल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और सोचो कि जैसे ये व्यक्ति जो है, कभी कभी क्या होता है
कि जो ये व्यक्ति बेच रहा है तो ये ब्रोकर के माध्यम से भी बेचता है, जैसे दलाल होते हैं, जो दलाल नहीं होते हैं, तो दलाल के माध्यम से जैसे बेचता है, तो दलाल के माध्यम से बेचता है, तो दलाल आप जानते हो कि इससे भी लेगा 10,000 रुपये, इससे भी लेगा 10,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा भाई हम तुम्हारी गाड़ी बिकवा रहे हैं, ठीक है, मुझे 10,000 रुपये दो, तो इससे वो 10,000 खींचेगा और इसको भी 10,000 खींचेगा, इससे भी वो कहेगा कि भाई मैंने आपको 6 लाख की गाड़ी 3 लाख रुपए में दिलाई है, 6 लाख की गाड़ी 3 लाख रुपए में दिलाई है, मुझे भी 10,000 रुपये दो, ठीक, तो वो 10,000 इससे खींच लेगा। तो इसने कितना कमाया? 20,000। तो 20,000 रुपये ये क्या है? सेवा का है, ये सेवा दी है भाई उसने। भाई वो इधर गया भाग दौड़ की, इसके पास गया, फिर इसके पास गया, इसने भाग दौड़ की, जूता घिसा, गाड़ी घिसाई, तो उसने इन लोगों को, इन लोगों के हित के लिए उसने क्या किया? सेवा दी, ठीक है, उसने क्या दिया? सेवा दी। तो ये 20,000 रुपया जो इसे मिला है, ये क्या है? सेवा है। और ये सेवा है, और ये इसने प्राथमिक रूप से किया है, प्रथम चीज में किया है। तो आप ऐसे खुद सोच लो कि ये जो 20,000 रुपये है, ये सेवा में आ जाएगा, और सेवा में आप जानते हो ये जो सेवा है ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाती, तो ये जीडीपी में कैलकुलेशन होगा इसका, जबकि इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, ये कैलकुलेशन नहीं होगा, इसका हो जाएगा, ठीक है, और इसका नहीं होगा, ये 3 लाख, और ये वाला जो 20,000 रुपये है इसका कैलकुलेशन जीडीपी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खर्च करेगा कि नहीं, ये 20,000 रुपये है, ये खर्च करेगा कि नहीं भाई? ये हो सकता है चला जाए फ्रिज ले आए, जाके चला जाए, घर में बेड नहीं है बेड लेके आ जाए, चला जाए, वो सोचे कि चलो बड़ा बड़ा कुछ सामान खरीद लेते हैं 20,000 का, हो सकता है वो नई गाड़ी खरीद ले 20,000 रुपये की, 20,000 की वैसे आती नहीं है कोई भी, ठीक है, तो 20,000 रुपये की मान लो कुछ और चीज़ खरीद ले, तो ऐसा खरीदता है तो उसका भी बजट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो सेवा वाला जो पैसा है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर ये फुटकर में जाता है, 50 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 50 रुपये वहाँ खर्च कर दिए जा करके, ठीक है, तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो फिर ये ट्रैक नहीं होगा। लेकिन आप जानते हो ये 20,000 जो रुपये है ये ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये सेवा दी है, तो सेवा वाला पैसा जो है ऐड हो जाता है। चलिए, तो तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, तो ये हमारी आज जो प्रॉपर जो जीडीपी थी, ये जो प्रॉपर जीडीपी थी, उम्मीद करते हैं आपको जीडीपी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अभी जीडीपी के और भी लेक्चर हैं, जिसमें एनडीपी पढ़ाएंगे, जीएनपी पढ़ाएंगे, एनएनपी पढ़ाएंगे, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, उसको भी समझाएंगे। चलो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, काफ़ी गहराई से आपको समझाने का प्रयास किया, काफ़ी डिटेल से बताने का प्रयास किया। चलो।